हम हर्षद मेहता की बात करते हैं, 10,000 करोड़ 15,000 करोड़। ये स्कैम था स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम, जिसमें 60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था टोटल। बीच का पीरियड खाली पड़ा था क्या? मतलब गुलामी में हमने कुछ फोड़ा नहीं कभी। आप लोग सब पढ़े रहते हो ये एलॉन मस्क, बिल गेट्स, ये वो क्या बंदे हैं, जबकि हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। इतने सारे बिलियनियर, इतने सारे रिचेस देखते हैं हम आसपास, उनके भी तो कुछ वियर्ड से शौक होते होंगे कि मेरी जो चॉपर बाहर खड़ी हुई है, हाँ, मैं दे दूंगा अगर तुमने इसके इंटेस्टाइन निकाल के मुझे दिखा दी, अगर इसके सारे बाल हाथ से नोच के अगर तुमने निकाल दिए, तो जो मेरी शिप खड़ी हुई है उधर, वो मैं इधर दे दूंगा। तो अब देखना है मरेगा, कुछ भी नहीं करेगा या गिरेगा। उनका ऑक्शन हो रहे हैं। ऑक्शन हो रहा है। आज से कुछ साल पहले एक ऑक्शन हो रहा है जहाँ बिल गेट्स गया हुआ है, वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, लेकिन वो क्या लेता है पता है? लियोनार्डो दा विंसी की किताब, और यही सारी चीजें जहां पर उन्होंने लिखी है, बिल गेट्स ने वही किताब ली। खोजा तो बहुत कुछ जा चुका है, बट वो लोग चाहते ही नहीं है कि ये वाली चीजें सबके पास आए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज में एक जगह दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखता है। हाँ। ये लोग जाते हैं शैंग्रीला, ठीक है, वो कहा जाता है सही में एग्जिस्ट करता है। वहां पर एवरेज एज जो भी वहां पर अभी हैं, उनका एवरेज एज इज 500 ईयर्स ओल्ड। एक रमेश दमानी जी साहब है, जो लाइमलाइट में तो है हल्के फुल्के, लेकिन एज इन्वेस्टर है, बट बहुत कम लोगों को पता है कि वो भी बहुत स्मार्ट ट्रेडर थे। हर्षद मेहता के टाइम पे उन्होंने 10 लाख रुपए को 100 करोड़ बनाए। मतलब एक दिन पहले आप जीवन के सबसे बड़े नुकसान पे बैठे हो, और ठीक एक हफ्ते बाद आप जीवन के सबसे बड़े प्रॉफिट पे बैठे हो। कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा गुजरातीज और मारवाड़ीज बनाते हैं, ऑपरेटर्स भी सबसे ज्यादा गुजरातीज मारवाड़ीज ही होते हैं। अगर आप जाओगे राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, तो भाई साहब सबसे ज्यादा ट्रेडर्स तो वहां बसे हुए हैं। क्या कुछ दिन पहले जिसकी कुछ नेगेटिव प्यार हो रही होती है, कुछ टाइम बाद वो इतना बड़ा कुछ कर देता है कि सबको लगता है यार ये तो बड़ा ही फैमिली मैन है, ये तो बड़ा ही आइडियल बच्चा है। किडनी फेलियर के बाद आप बच गए हो और अब सब सही हो गया बोले। और आपके जो दादाजी हैं, जो 3 दिन से आपका वेट कर रहे हैं, आपको रोज देखने आते हैं, अब आप जाके उनसे मिल लीजिए। तो बोले मेरे दादाजी तो है नहीं। तो बोले लेकिन ये जो फोटो है ये आपके दादाजी नहीं है? तो बोले नहीं। तो बोले यही तो बैठे रहते थे यहाँ पे। और ये गुरुजी कौन थे पता है? नीम करोली बाबा। आपको पता है वो बाबा जी की एज कितनी है? कितनी? 10,000 साल। ये कैसे पॉसिबल है? वेलकम अभिषेक भाई, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। कैसे हो? बतलाइए में स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक चीज रह गई, आपको ही पता है, आपने सुना होगा, नमस्ते नमस्ते नमस्कार। पहले ही क्वेश्चन फोड़ता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ, फोड़ने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी इंडिया में रिच कल्चर की बात होती है तब तो इंडिया का नाम बहुत आगे आ जाता है, बट जब भी रिचेस की बात होती है, मिलियनियर, बिलियनियर, हमें पता है कि 400-500 साल पहले हम सोने की चिड़िया थे। बिल्कुल। और फिर आते हैं नाम अब जाके, अदानी, अंबानी, ये सब, टाटा वाटा। बीच के पीरियड में कोई नहीं था क्या? बीच का पीरियड खाली पड़ा था क्या? मतलब गुलामी में हमने कुछ फोड़ा नहीं कभी? यार तो ये भानु ना, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल स्टार्टिंग से ही धमाके से शुरू किया है। हाँ। मैं बता दूं कि सबसे दुर्भाग्यवश बात हमारे देश में ये है कि हम लोग सारा इंस्पिरेशन वेस्टर्न लोगों से ले रहे हैं, जबकि हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। ठीक है, हमारे में बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप थोड़ा समय दो तो मैं पूरे चिट्ठा खोल देता हूँ सबके सामने। बिल्कुल, है ना? तो देखो उसकी शुरुआत हुई थी कि भाई इवन बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी ना, तो यहाँ पर हमारे देश में कहा जाता था स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। स्पाइसेस, मसाले हो गए, सारी चीज़ें। तो ये हम ना सी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इधर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिसको आज कहते हैं, ये सारी चीज़ चलती रहती थी। अच्छा। तो उस समय पर एक व्यक्ति थे जो हमारे भारत के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, अनऑफिशियली उस समय के मान लो बिलियनर। ठीक है, और उनको कहते थे सेठ मानिकचंद। ठीक है, सेठ मानिकचंद। तो सेठ मानिकचंद जी स्पाइसेस के व्यापार में थे, कॉटन के व्यापार में थे, जो कॉन्ग्लोमेरेट जैसे आज हम कहते हैं ना, ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस में उनका बहुत ज़्यादा हाथ था। और ये इतने बड़े थे कि इनको बंगाल में कहते थे कि ये बंगाल का सेंट्रल बैंक है। अच्छा। हाँ, मतलब सेंट्रल बैंक क्यों कहते थे? बिकॉज जब बाहर के मुल्क के लोग आते थे, या लेट्स से ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ रहे हैं, या कोई भी आ रहे हैं, तो देखो कभी भी किसी दूसरे देश में भी आएंगे तो इनको अपने ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई तो सहारा चाहिए। सारा चीज गोल्ड, सिल्वर और कैश लेके तो करेंगे नहीं। तो इनको चाहिए कि भैया कोई एक बैंकिंग सेंट्रलाइज सिस्टम लेके आए। तो ये सेठ मानिकचंद वो थे जिनके पास इतना ज़्यादा धन था, प्लस इतना ज़्यादा कंट्रोल, नेटवर्क और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था कि ये पूरे तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करते थे।
और ये वो दौर है जब पूरा राजा महाराजा महाराजा एग्जैक्टली। तो कैसा रहता था कि आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि राजा महाराजा लोगों को टैक्स कलेक्ट करना रहता था, लगान लेते थे, ये सारी चीजें करते थे। तो ये मेंटेन, कंट्रोल, ये सारी चीजें जो सेंट्रल पूरा बंगाल हो गया और काफी सारे आसपास के पूरे एरियाज हो गए और सेंट्रल इंडिया के भी आसपास, ये सेठ मानिकचंद करते थे। ठीक है, तो मानिकचंद जी का बढ़िया स्पाइसेस और ये सारा व्यापार चल रहा था। पर फिर क्या हो गया था कि थोड़ा सा बीच बीच में वॉर्स बहुत होते रहते थे। अगर आप देखोगे हमारे इतिहास में भी देखा गया, इन्वेजन्स काफी हुए हमारे देश में, तो उस चक्कर में थोड़ा व्यवस्था हिलता रहता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक और हमारे एक शख्स धीरे धीरे करके एक बॉर्न कर रहे थे। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो मॉडर्नाइजेशन देखा गया है सिटीज़ में, वो एक तरफ से जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनने लगे, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने लग गया था विदेश से, तो थोड़ी देखिए चींटे हर जगह गिरती हैं। ठीक है, तो हमारे इधर चेन्नई, जो कि मद्रास जो हम कहते हैं, मद्रास हो गया, और उसके बाद सूरत। अच्छा, ये 2 एरिया थे जहाँ पर कि आपको पैसों की छलक दिखने लग गई थी। वो मॉडर्न डे एरियाज बन रहे थे। मतलब एक तरीके से समझो कि बाकी जगहों पर झोपड़ियाँ बन रही थी, यहाँ पर थोड़ी डस्टियाँ बन रही थी। इस तरह से तो ये वाला एरिया यहाँ पर बनने लग गया था। तो फिर एक हमारे वीरजी बोहरा करके थे, वीरजी बोहरा जी, तो वो यहाँ से इस्टेब्लिश होने लग गए थे। अब ये वो व्यक्ति थे जिनका मेन काम था कॉटन का। अच्छा, तो ये देख रहे थे कि यार व्यापार तो इधर सही साथ चल रहा है, किसी तरह से ये कर रहे हैं, पर इनके कारण क्या हो जाता कि बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिश वाले लोग रहते थे वो थोड़े जेलस होते रहते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे कि कोल्स की जैसे खदानें होती थी, ये सारी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने लगता था। प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो सेकंड थे, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन तो बन गए थे, लेकिन इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल आती रहती थी। अब ये उथल पुथल के बीच में क्या हो गया कि जब इन्वेजन होने लग गया, तो कहीं ना जब आप जानते होंगे कि बहुत सारे इन्वेजन्स को ढूंढने के लिए जब मुगल्स ने हम पे अटैक करना शुरू किया, तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र वाज द प्लेस जो इन पे काउंटर अटैक करने के लिए आ रहा था। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी पूरी ये काउंटर अटैक्स करने शुरू करे और पूरे तरीके से इन्होंने मार चकानी शुरू करी थी मुगल्स को, उस समय पर क्या हो गया कि वो सूरत में भी जब जाके इन लोग खदेड़ना शुरू कर दिया था, तो कहीं ना उसके थोड़े आफ्टर इफेक्ट सूरत के बिजनेसेस पे पड़ने लग गए थे, जिसके चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा इनका बिजनेस जो था वो डाउन हुआ। और इस बार जब वो डाउन हुआ तो फिर वो वापस वहाँ से उठ नहीं पाए। तो बेसिकली जैसे बिजनेसमैन की भी साइकिल में कभी कभार होता है ना, कुछ बिजनेसमैन बहुत अच्छा सक्सेस हासिल करते हैं बट फिर फॉल आता है, तो इन केस में भी आया। बट फिर उसके बाद कुछ चेंज होने वाला था। उसके बाद हुआ, आपने एक हमारे इतिहास में एक व्यक्ति के बारे में सुना होगा जो बहुत प्यारी कविताएं लिखते थे और हमारे राष्ट्र के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। बहुत कम लोगों को पता है ही बिलोंग टू अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली। इनफैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही फादर मॉडर्न डे के पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अच्छा, जी हाँ, द्वारकानाथ टैगोर जी ऐसी फैमिली से आ रहे थे। ऐसी फैमिली, तो काफी लोगों को लगता है कि ये कोई लेखक, लिटरेचर फैमिली, कभी गरीब लोगों से, भाई साहब रिच एलीट फैमिली से थे, तभी इतना समय था कि भाई ठीक है मैं दूसरी लाइन में जा रहा हूँ, पापा मेरे को अलाउ कर दो। तो एक्चुअली में क्या हो गया था कि इनके पापा ने भी इनको फोर्स नहीं किया था एंड इनका लिटरेचर में हमेशा इंटरेस्ट था, तो उसमें चले गए। लेकिन द्वारकानाथ टैगोर जी को हमेशा दर्जा दिया था फर्स्ट मॉडर्न डे इंडस्ट्रियलिस्ट। और इन्होंने तो जो फिरंगियों को मात चकाई है भाई साहब, आप लोग सब पढ़े रहते हो ये एलन मस्क, बिल गेट्स, ये वो क्या बंदे हैं। आप सोचो हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ना इंटरनेट था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना ये सारी चीजें थी। तो द्वारकानाथ टैगोर जी ने ना बहुत मतलब गरीबी से उनने चालू करा, बहुत स्ट्रगल करा, और उस समय पे तो भाई इनसिक्योरिटीज कितनी रहती थी, ना आपके पास लाइट हो रही है, ना ये सारी चीजें हो रही हैं। इन्होंने पहला बिजनेस किया, पहले बिजनेसेस में उन्होंने कोल की खदानों का ही काम शुरू किया। उस समय पर ना डिमांड ही नहीं थी, तो डिमांड नहीं थी, उसके चक्कर में ये कर्जे में चले गए और उनका वो वाला बिजनेस बंद हो गया। ठीक है, फिर अब ये बोले अरे यार ये तो बिजनेस बंद हो गया, जैसे तैसे करके वो सोच रहे थे क्या करे, पर ये गिव अप नहीं करते थे। फिर क्या हो गया कि उस समय पे जो क्वीन थी, क्योंकि ये साले फिरंगी ईस्ट इंडिया वाले ये आके हमारी चीज़ें हड़पते थे, तो यहाँ पर क्या करा इन लोगों ने, सारे मेन कोल्ड माइंस को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर लिया था। तो उस समय पे जैसे कि आजकल होता है ना, आप टेंडर देते हो, कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा इस हिसाब से। तो द्वारकानाथ जी किसी तरह अप्लाई करना चाहते थे कि यार अभी कोई एक कोल का ये होने वाला था, तो बोले यार मेरे को ये किसी तरह से मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उनको देने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स लाइक नहीं, हम अपने ही बंदा करेगा, अपना ही बंदा करेगा। पर इन्हें जैसे तैसे करके
सबसे कम बिडिंग लगा के सबसे ज़्यादा डिलीवरेबल्स बोल के जैसे तैसे करके इनने करा। ठीक है। तो सामने वालों को लगा कि इसका तो पहले भी कोल डूबा हुआ है तो ये भी डूबेगा, बट उनको ये नहीं पता था कि भैया वो क्या, वो कहावत होती है ना कि एक शेर जिसका मतलब वो घायल शेर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो और खूंखार होता। तो वो ये हो गए थे। मैं बनूंगा। तो पहले तो हाँ, गुलामी के दौर पे भी टैगोर साहब ने इतना दिमाग लगाया एब्सोल्युटली कि उन लोगों ने ना उसको नचा। अब इसको ना हमारे इतिहासकारों ने उनको बहुत अंडर एस्टिमेट करके बताया, लेकिन सच बात है कि भाई उन लोगों ने, आज भी आप जाके हिस्टोरिकल आर्काइव्स में चेक करो, आप जाके देखो कि हमारे लेखकों ने क्या लिखा है, इनको मत देखो कि विदेशी क्या लिख रहे हैं। ये विदेशी वाले तो बस वो उनके वो अलेक्जेंडर आए, ये है, फलाना ढिमका करते रहते हैं। तो हमारे वालों को देखो तो आपको दिखेगा कि क्या स्पिरिट थी। तो अब ना ब्रिटिशर्स परेशान हो रहे हैं कि भाई पैसा इसके पास जा रहा है, कंट्रोल इसके पास जा रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी कभी ये नहीं चाहेगी। तो ये बड़े परेशान हो रहे थे। फिर इसके बाद भी ये कम नहीं हुए थे, इन्होंने अपने कोल का व्यापार बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। फिर एक टाइम पर ऐसा आया था कि ये कोल इंडस्ट्रीज को भी ओन किए, सब कुछ ओन किए, बट एक उम्र हो रही थी। और जब इनके किड्स जो थे उनको उनने फ्रीडम दे दी कि भाई अच्छा तुमको लिटरेचर करना है, तुम लिटरेचर करो, तुम ये करो ये करो। तो धीरे धीरे करके फिर वो एम्पायर हल्का सा स्टैग्नेंट होके फेड होने लग गया। दैट इज़ फाइन। तो पहले हमने बता दिया मानिक चंद जी थे, फिर जी वोरा, फिर उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर, 3 जन आ गए। अब आएंगे मॉडर्न डे के इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनल जो हमारे अब मॉडर्न डे इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे। लेकिन उससे पहले पारसीज आए। तो पारसीज एज अ कम्युनिटी काफ़ी प्यारी कम्युनिटी है, बिजनेस माइंडेड भी है, छोटी भली ही है लेकिन बहुत प्यारी है। तो क्या हुआ था, एक समय ऐसा आया, इन्होंने एंटर किया था कहीं से या ओरिजिनली यहीं से थे? ये इधर से नहीं थे। तो एंटर, इसको ऐसा आप समझिए, अरेबियन सी के तरफ से अचानक से एक जहाज आ रही है, शिप तरफ से आ रही है, और गुजरात के तरफ राजाओं का जिनका कंट्रोल है, तो वो अचानक से उनके आर्मी वाले देख रहे हैं, जो सोल्जर्स जो बोलते हैं, सेवक जो रहते हैं, वो देख रहे हैं कि भैया ये जहाज आ रहा है, इसमें तो लोग भर के आ रहे हैं। तो पहले तो ये सोचते कि जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे अटैक करना है हमको, बट फिर किसी तरह से राजा जी को पहुंचा जाता, राजा जी एक बहुत बड़ा जहाज आ रहा है। और उस समय पे क्या होता था पड़ोसी मुल्क वाले छुपके से आके अटैक कर देते, ये करते थे। तो उस समय पे, जो आज के समय में बाइनोकुलर बोलते, तो उस समय पे उनके टूल्स उनने देखा, तो बोले यार ये तो बड़े सादे लोग लग रहे हैं, और महिलाएं भी हैं। तो ये एक महिलाएं और बच्चे भी हैं, इसका मतलब कि भाई फैमिलीज है, तो हो सकता है सेफ है, ऐसा कंफर्म नहीं है, डिटेक्टिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो वहां से उतरे, तो सीधे आर्मी वालों ने बोला आपको हमारे राजा के सामने पेश करना होगा। तो बोले ठीक है बिल्कुल। उसमें कुछ वृद्ध भी थे, एजेड लोग थे, एक्सपीरियंस लोग थे। अब राजा के पास लेके गए। अब इनकी भाषा राजा को समझ में नहीं आ रही है, राजा गुजराती में बोल रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रही है। दोनों कंफ्यूज वहाँ पे, और आर्मी रेडी है कि आप बस बोलो, हम इधर ही कत्लेआम कर देंगे। तो इतने में जो वृद्ध जो थे वो एक एक्सपेरिमेंट उनको दिखाते हैं, ठीक है, ताकि बोले अब ये इशारे से ही समझा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक क्लेश लिया, मतलब आप समझ सकते हैं व्हाट इज दैट। हाँ, उसको लिया, उसमें ना दूध भरा, लेके आए थे, ठीक है, और दूध को उनने सबके सामने रख दिया, ठीक है, और फिर उनने ऐसा दिखाया, पूरे सभा को दिखाया और उनको ये दिखाया। तो ये इंडिकेट कर रहे थे कि आप सब ये दूध, ठीक है। उसके बाद उनने अपने पोटले से एक निकाला, वो शक्कर था, ठीक है, उस शक्कर को उसके अंदर कर दिया, ठीक है, और फिर ये शक्कर को दिखा के उन्होंने बोला ये हम मिठास भरेंगे, हम इसमें मिल भी जाएंगे, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम कंफर्टेबली यहाँ पे रहेंगे। तो राजा ने समझा अच्छा, क्योंकि एक्चुअली उनके ये हम शायद किसी सेकंड पार्ट के लिए रख लेंगे अगर लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया कि बिल्कुल कि क्यों इनको निकाला गया था, क्या हुआ होगा पारसीज के साथ, उस पर भी डीप स्टोरीज है। तो ये इधर से, तो फिर राजा ने बोला चलो ठीक है, हम इन पे निगरानी ज़रूर रखेंगे, क्योंकि कौन से मुल्क के हमको पता नहीं, लैंग्वेज नहीं पता, बट इनको हम अलाउ कर देते हैं। तो इन लोगों ने एक अच्छी चीज़ ये करी थी कि जितने भी ये सारे लोग थे, ये सब हैंड एंड ग्लव होके काम करने लग गए थे ये राजा महाराजों के साथ। अच्छा। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होने लगी थी ना, ये डिवाइड एंड रूल और ये सारी चीज़ें जब होने लग गई थी, तब इन्होंने देखा कि अरे यार, इनको लगा कि हमारा बिजनेस हो नहीं सकता, पारसीज लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये धीरे धीरे थोड़ा मुंबई की तरफ आने लग गए थे, गुजरात की तरफ से मुंबई की तरफ आने लग गए थे, जो कि एक स्मार्ट मूव था। अब मुंबई नए नए आए हैं, उनको तो कोई जानेगा नहीं, तो मुंबई में ये क्या करे, जो भी थोड़े फिरंगी लोग थे, जैसा आपने पता होगा, पहले सुना होगा कि मुंबई और कलकत्ता में काफ़ी सारे फिरंगी उस समय पे उन्हीं को कैपिटल मानते थे और वहीं पे ट्रेड करते थे। तो ये लोग उनके पार्टनर्स बनने लग गए।
वो बोले कि भाई हम आपको यहाँ पे डील करने के लिए हेल्प करेंगे, जैसे पार्टनरशिप होती है ना, इंटरनेशनल पार्टनरशिप। तो दैट वाज द टाइम जब ये लोग पारसीज एज अ कम्युनिटी बिजनेस में ग्रो करने लग गए। तो पारसीज की एक अच्छी एट्रीब्यूट ये थी कि ये मेहनत पे बिलीव करते थे और कंट्रीब्यूट करते थे, हाथ मिलाते थे। तो ऐसे में ही एक पारसी फैमिली बॉर्न हुई थी, जो कि हम जिनको कहते हैं जमशेद जी, ठीक है। तो यहाँ से वो शुरुआत हो रही थी। अब क्या हो गया कि उस समय पे 2 बिजनेसेस बहुत चल रहे थे। कौन से दशक, क्या ईयर, क्या यार मैं आई एम नॉट गुड विथ ईयर्स, मैं लोगों को चाहूंगा कि वो अब रिसर्च करे, अब तो जब पता है, और कमेंट में बिल्कुल वो चीज बताए कि कौन से ईयर में वो होगा, ताकि आपको भी सीखने मिले और हमें भी ईयर याद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आई। अब यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो वहाँ पर जीजी भाई जमशेद जी करके आए थे पहले, अभी अच्छा। हाँ ये आए हैं अभी मेन ट्विस्ट तो बाकी है। तो ये उस समय पे ना 2 बिजनेसेस बहुत चल रहे थे, एक था कॉटन का और एक था ओपीएम का। तो ये लोग शुरू किए, क्योंकि उस समय पे इतना वो सब नहीं था ना, गवर्नमेंट हैज बैंड दिस, ये वो सारी चीज़ें। तब तो जो कर रहा है वो बिजनेस चल रहा है, कोई दारू का कर रहा है, कोई इसका कर रहा है, और ये लोग भी उस इंटेंशन से शायद नहीं कर रहे थे। तो ये वाली चीज़ चल रही थी। तो इतने में जो जीजी बॉय थे, जीजी बॉय बोलते थे उनको, जीजी बॉय ये थे, तो उनके फादर ने उनको भेजा था एक जगह पे डील करने के लिए, काफ़ी अपने 20s में होंगे, कि भाई तू जाके देख ये कैसे क्या डील हो रहा है। तो डीलिंग हो ही नहीं रही थी। इनफैक्ट डीलिंग क्यों नहीं हो रही थी पता है? सबसे बड़ा चीज़, जिस शिप से वो लेके जा रहे थे अपने बहुत सारे कॉटन का सारा सामान, वो सारा लीक हो गया और काफ़ी सारा कॉटन गिर गया। तो बाय द टाइम दे रीच्ड, वो वाली चीज़ पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अब पापा को क्या मुंह दिखाएंगे। बट इसी के साथ साथ उनने काफ़ी इंडस्ट्रियल स्टडी कर ली वहाँ पे, जो क्रॉस बॉर्डर्स गए थे काफ़ी जगह पर, उनने सीख गए। और जब वो आए तो वो बोलते ना कम बैक, तो उनका कम बैक हो गया। और वो इतने अच्छे से तरीके से किए, कॉटन पे बहुत सारा काम किया। फिर उनको ना ये भी एहसास हुआ कि ये ओपीएम वाली चीज़ ना सही नहीं है। मतलब हम कहीं ना कहीं क्यों हमारे देश को बिगाड़े, जिसने हमको सहारा दिया, यहाँ पे रहने दिया, हमारी सोसाइटी को बढ़ने दिया, तो हम इस चीज़ को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते। और इसलिए फिर उन्होंने इस चीज़ को हटाया। और मुंबई में आज भी आप देखोगे तो जीजी बॉय के नाम का एक एरिया है, आई थिंक एक हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, जो कि काफ़ी लोगों की ट्रीटमेंट करता है, ये सारी चीज़ें करता है, और इस तरह से बढ़ा है। तो ये वो लेयर था। तो हम तो टाटाज, अंबानीज और बिरलास के भी पहले की बात बता रहे हैं, जहाँ पर करोड़ों अरबों का काम होता था। ये लोग इंस्पिरेशन थे। और उसके बाद जमशेद जी, टाटा जी, फिर उसके बाद टाटा की लेगेसी, बिरला की लेगेसी, क्योंकि लेगेसीज तो बहुत है, लेकिन ये सारी लेगेसीज में घुसने के लिए पार्ट 2 के लिए अगर अच्छे खासे लाइक्स आए, जैसे 20,000 लाइक आए, तो अपन पार्ट 2 जरूर करेंगे इस पे। वो अच्छा, इस सब के बीच एक वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि जमशेद जी टाटा का नाम हम आज तक जानते हैं, उन्होंने ऐसा क्या बदला था? देखिए यार, टाटाज ने सबसे पहली चीज उनने अपनी नींव बनाई, जो ये ओपीएम वाला चीज हो गया ना, वो छोड़ा, अच्छा मूव था, वो छोड़ा था। तो वहीं से उन्होंने करा कि अब हमको सोसाइटी को गिव बैक करना है, ये हमारा मेन पर्पस ऑफ द लाइफ है। इसलिए आप एक चीज देखोगे कि टाटाज आर नेवर द रिचेस्ट पीपल, क्योंकि 60% तो टाटा ट्रस्ट डोनेट कर देता है। अगर वो डोनेट नहीं करता तो आज रतन टाटा जी दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान होते, क्योंकि टाटा सन सब कुछ डोनेट कर देता है। तो उनके पास पूरे नेटवर्क का सिर्फ 1-1.5% ही रहता है, 60% वो डोनेट करते। साइरस मिस्त्री के साथ इतना झगड़ा क्यों होता था? क्योंकि साइरस मिस्त्री आके ये कहते थे, लेट साइरस मिस्त्री ये कहते थे कि अरे ये इंडस्ट्री काम नहीं करे, इसको बंद कर दो, वो इंडस्ट्री काम नहीं करे, इसको बंद कर दो। वो बिजनेसमैन के हिसाब से सोच रहे थे। लेकिन टाटा ग्रुप सोचता था भाई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हम इतने लोगों को, इसी का पैसा डोनेट हो रहा है, तो हम ये क्यों बंद करें। यही रीजन था उन्हें जल्दी, अच्छा, इसी चक्कर में। पर वो दुर्भाग्यवश उनने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो उनका तो मृत्यु हो गया। उनके बाद से मैं हमेशा सीट बेल्ट पहनता हूँ, कुछ भी हो जाए, जब भी जहाँ पर बैठता हूँ। तो ये वाली चीज़ थी। और दूसरी चीज़ क्या थी कि साइरस मिस्त्री काफ़ी बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात के थे। तो वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें वेवलेंथ मैच नहीं होती थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक तो सोसाइटी को गिव बैक का हुआ, और दूसरा चीज़ भाई साहब, आप जमशेद जो टाटा नगर जिसको कहते हैं, टाटा नगर आप जाके देखो, पूरा टाटा नगर तो टाटाज नहीं डेवलप किया, तभी तो उसको टाटा नगर कहते हैं। तो उनने जो डेवलपमेंट करा कि भैया ठीक है, हमारे वर्कर्स यहाँ पर काम करेंगे तो उनके वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल बना दिया जाए, वो बीमार पड़ेंगे तो उनके लिए हॉस्पिटल बना दिया जाए, उसके लिए रोड उस तरह से बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन बनाया जाए। तो जो काम टाटाज ने किया है हमारे देश में आज तक, अभी तक तो किसी और ने नहीं किया है। तो इसीलिए वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉइंट था, वो विजन चेंज होने की वजह से। एब्सोल्युटली। बाकी सही बात है, विजनरी रहे हैं, वरना आज सबसे ऊपर खड़े होते डेफिनेटली। एग्जैक्टली। तो वही है, चैरिटी इतनी कर दी है, अगर नहीं करते तो ऑब्वियसली रहते।
ये हुई टाटा की बात, जो हम सुनते हैं कि हाँ ये बहुत ऐसे पावरफुल कंपनीज, या अब थोड़ा एविडेंटली जो हम वर्ल्ड में देखते हैं पावरफुल कंपनीज, बिल्कुल उनमें भी हम कुछ नाम देखते हैं। बिल्कुल। बट जब हम रियलिटी सुनते हैं, और आप ही से सुनते हैं अक्सर, कि वो शायद सही में रियल है नहीं इतने पावरफुल जो हमें दिखाए जाते हैं। जी। क्या है इसका सच पीछे का? तो वो जो 5 कंपनीज है, पहले मैं बता देता हूँ, जो हमारे पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को रूल करती हैं। पहली है ब्लैक रॉक है, दूसरी चाइना की कंपनी टेंसेंट है, अच्छा। तीसरी गूगल है, चौथी फेसबुक है, पांचवी 2 कंपनीज कंबाइन कर दिया जाए तो होती हैं। पहली होती है वैनगार्ड, ये ना ETFs देती हैं, काफ़ी सारे इश्यूज करती हैं। और एक है फिडिलिटी। तो ये वैनगार्ड, फिडिलिटी और ब्लैक रॉक है 3 जो इन्वेस्टमेंट के एरिया से हैं। गूगल और फेसबुक हो गए एक तरीके से इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हो गई। और हमने बस ये 2 सुनी है। ये सुनी है, इसी चक्कर में हम लोग तो भूल ही जाते हैं कि बाकी सारे। इंटरेस्टिंगली जो बाकी 3 कंपनीज है इन्वेस्टमेंट वाली, फिडिलिटी, ब्लैक रॉक और हमारी वैनगार्ड, फिडिलिटी, ब्लैक रॉक और वैनगार्ड, ये बाकी दोनों कंपनीज में भी स्टेक ओन करती हैं। इससे तो और बड़ी हो जाती हैं, इसीलिए तो इतनी बड़ी हैं। तो ब्लैक रॉक इटसेल्फ इज अ लेजेंडरी इन टर्म्स ऑफ, तो लैरी फिंक करके इनके जो CEO थे, तो उनकी पे काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है वैसे। तो लैरी जी के साथ क्या हो गया था कि वो पहले एक बैंक के साथ काम कर रहे थे, उधर बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, तगड़ा, मतलब ज्वाइन करा उनने जैसे ही तो मतलब करोड़ों करोड़ों का फायदा हो रहा है। हाँ। फिर एक बार क्या हो गया कि एक किसी मतलब उनने करीब करीब मान लो 1000 करोड़ कमवा दिए थे कंपनी को, ठीक है, कंपनी खुश। आप किसी कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट जो जीवन में उनने नहीं देखा तो वो तो खुश होंगी। फिर एक बार उनका एक ट्रेड कुछ गलत कर दिया था उनने उस कंपनी में, जिसके कारण 200 या 300 करोड़ का नुकसान हुआ। अभी भी प्रॉफिट ही है वैसे, जी। 1000 करोड़ का फायदा है, 300 लाए तो वही थे। हाँ, लेकिन कंपनी को ये अखर अरे भाई इसके कारण नुकसान हो गया, कंपनी ने इनको निकालने का फैसला कर दिया। तो ये इनने ईगो पे ले लिया, बोले कुछ भी करना का, ये जयकांत शिकरे का ईगो नहीं हट करने का। हाँ। तो इन्होंने ईगो से फिर जाके क्या करा कि तब जाके एक जन के साथ मिलकर इन्होंने ब्लैक रॉक चीज को बढ़ाना शुरू किया। ये एक एम्प्लॉय ने सेटअप किया इतना बड़ा एम्पायर, मतलब एक मैनेजमेंट में ही थे, मतलब नॉट एकदम टॉप पे, बट हाँ, तो ये एक एम्प्लॉय ने फिर वो जो उधर से लगे उन्होंने जो शुरुआत करी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स को लाना, किसी तरीके से इस तरह सा माहौल बना देना कि भैया हमको अब कोई तोड़ नहीं पाएगा। एंड टुडे यू जस्ट सी वेयर ब्लैक रॉक हैज रीच्ड। ब्लैक रॉक के पास अलादीन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके पास 5000 डेटा पॉइंट्स एक बार में स्कैन हो रहे हैं, और उससे भी ज्यादा। ये हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलते रहते हैं। जैसे एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। आज AI की बात तो हम आज कर रहे हैं, ये लोग आज से 10-11 साल पहले इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे वर्क करते थे। कोई CEO जा रहा है, CEO स्टेज पे खड़ा हुआ है, हाँ। वो CEO अगर बात कर रहा है कि गाइस ये क्वार्टर रिजल्ट बहुत बेकार गया हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको हम आज इतने में इनके ट्रेड बुक हो जाते थे। कैसे? क्योंकि इन लोगों ने वॉइस रिकॉग्निशन, बिहेवियरल पैटर्न्स, एक्सप्रेशन, कि अच्छा अगर CEO ऐसे आंख फड़क जाती है उसकी, हाँ। और नाक में ऐसे कर देता है, उसको CEO को भी नहीं पता कि ऐसा मैं कब करता हूँ, हाँ। इसका मतलब वो टेंशन में, मतलब क्वार्टर रिजल्ट खराब आएगा, बेच दो पहले से। तो उसके बोलने से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट हो जा रहे थे। मार्केट को अभी तक पता नहीं लगा है, कुछ नहीं है। ये इनका फेस रिकॉग्निशन और ये पता नहीं क्या क्या, AI तो अभी चल रहा है, हाँ। ये लोग AI से करके अब ये और आगे निकल गए होंगे। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दे आर वर्किंग ऑन एलियन रिसर्च। कह नहीं सकते ये किस चीज पे वर्क कर रहे हैं। तो ये लोग पूरे एक अलग ही लीग का गेम खेलते रहते हैं लोग। ये बताए यार, जब भी मैं किसी अनुभवी बंदे के साथ होता ना, वो ना उस दौर में पहुंचा देते हैं। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन करो ना, आप मुझे वहाँ पहुंचा रहे हो और मुझे अगले क्वेश्चन की डायरेक्शन दे रहे हो, जो मैंने सही में सोचा भी हुआ था। ठीक है। जब उन्होंने बोला ना एलियन वाली चीज़, हो सकता है कुछ ऐसा भी कर रहे हो। एलियन वाला प्रैक्टिकली नहीं, बट मेरा ना एक बड़ा वैसा क्वेश्चन है कि यार इतने सारे बिलियनियर, इतने सारे रिचेस देखते हैं हम आसपास, उनके भी तो कुछ वियर्ड से शौक होते होंगे। मतलब वो भी तो किसी अजीब सी चीज़ पे काम कर रहे होंगे या खुद पे कुछ ऐसा करते होंगे। बहुत वियर्ड चीज़ें हैं जो बिलियनर्स करते हैं। बताने बैठेंगे तो बहुत बड़ा पॉड बनेगा। वो तो कुछ चीज़ें सेकंड पार्ट के लिए भी रखी जाएगी लाइक्स के बेसिस पे, बट कुछ चीज़ें तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे एक होता है डार्क रूम वाला कंसेप्ट। अब ये डार्क रूम क्या होता है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या होता है कि बिलियनर्स कभी कभार एक इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब उनको डोपामाइन रश नॉर्मल चीज़ों से नहीं मिलता। पैसा तो बहुत है, छुट्टियाँ मना रहे हैं, प्राइवेट आइलैंड भी हो गया, सब कुछ हो गया, रिलेशनशिप भी हो गया, सारे शौक हो गए। तो अब इससे बढ़कर क्या? तो इससे बढ़कर क्या होता है कि काफ़ी सारे बिलियनर्स एक डार्क रूम पे बैठेंगे और उनके एक ऑर्गेनाइजर रहेंगे, वो भी सीक्रेट ही रहेंगे। हाँ। तो ये लोग अलग अलग तरीके के बहुत क्रूअल गेम्स खेलेंगे। क्रूअल गेम्स कैसे खेलेंगे कि लेट्स से कि पैसों की कमी नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ये लोग बोलेंगे कि एक किसी भी बंदे को किसी भी डिस्क से, पब से उठा के किडनैप पहले करवा लेंगे। अच्छा। ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये लोग तो हिडन ही रहेंगे, नेम फेस कुछ रिवील नहीं होगा, इनके डेमो नाम रहेंगे, जैसे टाइगर, लायन प्रो मैक्स, इस तरह से नाम रखेंगे। ठीक है। हाँ। सब बिलियनर्स ही हैं ये, ठीक है।
अब ये बैठेंगे एक तरफ पे, सामने कांच रहेगा और उस तरफ पे दूसरा जो भी किडनैप्ड है। अब बोलोगे किडनैप कैसे इतने आसानी से हो जाते हैं, तो इनके जो सारे ग्रुप्स रहते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये लोग पब्स पे नज़र रखेंगे। अब पब्स पे ये जब देखेंगे कि भैया हाँ ये बंदे ने ड्रग्स खतरनाक ले लिया और ये अकेला आया है, इसको कोई ट्रैक नहीं कर रहा है, साइड में कोई ले भी गया लवारिस है, इसको कौन देख रहा है, पीछे के तरफ से जब ये उल्टी करने जा रहा है तब उठा के ले लिए, इस तरह से हो गया। अब ये इधर पहुंच गए। अब इनको शौक अजीब से आएंगे कि टाइगर वाला बंदा बोलेगा जो बिलियनर है कि बॉस अगर तुमने इसकी उंगली काटी तो ये बंदा मर जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला बोलेगा नहीं मरेगा। तीसरा वाला बोलेगा मुझे लगता है ये उंगली काटेगा तो शायद हिल के इधर गिर जाएगा। तो अब देखना है मरेगा, कुछ भी नहीं करेगा, या गिरेगा। उनका ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन हो रहा है, तो उंगली कटेगा तो कुछ एक पॉइंट्स मिलेगा। फिर दूसरा वाला बंदा बोलेगा कि मेरी जो चॉपर बाहर खड़ी हुई है मैं दे दूंगा अगर तुमने इसके इंटेस्टाइन निकाल के मुझे दिखा दिए। इनको अब इस चीज से कि पैसे वैसे की तो कमी है नहीं, तो इंटेस्टाइन निकाल के, अभी भी अगर वो जिंदा है। तीसरा वाला बोलेगा अगर इसके सारे बाल हाथ से नोच के अगर तुमने निकाल दिए तो जो मेरी शिप खड़ी हुई है उधर वो मैं इधर दे दूंगा। तो इस तरह से इस क्रूएलिटी को देख के, मतलब समझ रहे हो, तो सारे बिलियनर नहीं बट हाँ देयर आर। तो ये तो एक हो गया, एक साइड हो गया, दीज आर डार्क रूम्स, डार्क रूम, डार्क साइड हो गए। इसलिए इनकी कुछ ना कुछ चीज़ें कभी कभार लीक भी हुई हैं, अगर आप देखोगे। हाँ कुछ हल्की फुल्की हुई हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव वे में, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से ये चीज़ की जाती है। कुछ कुछ मूवीज़ में भी शायद आपको रेफरेंस मिलेंगे। आई थिंक सौ मूवी थी, हॉस्टल मूवी थी, स्क्विड गेम्स में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बिल्कुल हाँ। स्क्विड गेम में भी आपको क्या लग रहा है इतनी पॉपुलैरिटी भी चली और उस पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस भी क्यों लग रहे थे? एलिगेशंस भी कहीं इधर से आ रहा होगा कि भाई ये सारी चीज़ें नॉर्मल सोसाइटीज़ पे नहीं पहुँचनी। बहुत लोगों ने ये बात उठाई थी कि ऐसा हमने खुद फेस किया है, बट नहीं। और इस पे भी अलग वो हो जाता है कि ये सब होने के बाद भी ना दे गिव डोजेस ऑफ सम कुछ तो भी किसी तरीके का ड्रग देते ताकि ये इनको मेमोरी अगले 5-6 दिन की ना रहे, ठीक है। इस तरह से चीज़ें दी जाती हैं। तो ये तो एक एंगल हो गया। दूसरी चीज़ है कि इन लोगों को शायद हमारी जो बॉडी है उसको यूज़ करने के कुछ ऐसे तरीके पता हैं, ठीक है, कि जिससे आपका फोकस और बढ़ जाए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म शायद और बढ़ जाए, जो शायद हमको नहीं पता। उदाहरण के तौर पे आज से कुछ साल पहले एक ऑक्शन हो रहा है जहाँ पर बिल गेट्स गया है, ठीक है, और ये तो पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। आज से कुछ साल पहले एक ऑक्शन हो रहा है जहाँ बिल गेट्स गया हुआ है, वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, ठीक है। वहाँ पर है बढ़िया एक हेलीकॉप्टर है, वहाँ पर बढ़िया बड़ी मूर्तियाँ हैं। चलो आप मूर्तियों के शौक है ना, मूर्तियाँ हैं, पेंटिंग्स है। लेकिन वो क्या लेता है पता है? लियोनार्डो दा विंसी की किताब वो 200 करोड़ रुपए में खरीद के जाता है वहाँ से। अब आप बोलोगे इसमें क्यों 200 करोड़ इस किताब के लिए क्यों लगाया? क्योंकि उस किताब में डा विंसी ने काफ़ी सारे रहस्य अबाउट ह्यूमन बॉडी, अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन लिखे हुए थे। डा विंसी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ जो मैंने आज तक कहीं नहीं बताया, और ये चीज़ भी आपको प्रूवन रिकॉर्ड्स मिल जाएंगी। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं लोगों को यही कहूँगा, अभी जैसे काफ़ी लोगों को ये शॉकिंग चीज़, अरे भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो मैंने अक्सर बहुत सारा देखा है, पहले लोगों को लगता है अरे ये तो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। फिर बहुत सारे लोग गूगल पे चेक करते हैं, किताबें पढ़ते फिर अरे यार तो बंदा ऑलमोस्ट 70% सच बोल रहा था, 30% क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि वो नेटवर्क से रहता है। 30 to 40 फिर उनको रियलाइज होता है। तो ये आप ध्यान से सुन, लियोनार्डो दा विंसी, मैं उसको डा विंसी कहूँगा ताकि आसानी से वो। तो डा विंसी साहब एक बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत बड़े सोचने वाले थे और बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते थे। वो जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते थे। तो डा विंसी जी का पहला एक थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। ये अपनी एक डायरी मेंटेन करते थे, जैसे अपन रोज एक डायरी लिखते हैं ना, आज मेरा दिन ऐसा किया, कल मेरा दिन ऐसा किया, ऐसा किया। उनके पूरे जीवन में वो डायरी लिखते थे, ठीक है। और उनके जीवन में हर दिन एक डायरी है। एक दिन वो अपनी एक डायरी लिखते हैं जिसमें एक पेज पे लिखा हुआ है कि आज मैं एक जंगल पे गया, ठीक है, इस जंगल में ऐसा हुआ, मैंने ये बोर खाए, ये खाए, वह खाए, मेरे को वहाँ पर एक गुफा दिखी, ठीक है, उस गुफा से आ रही थी रोशनी, ठीक है। उसके बाद से सारे पेजेस गायब हैं और ठीक 2 साल बाद लिखा गया है अगला डायरी। ऐसा क्या था उस गुफा में कि उस गुफा से आने के जस्ट बाद उन्होंने दुनिया का पहला रोबोट बनाया,
एक शेर बनाया था, एक लायन रोबोट बनाया था। लायन रोबोट बनाया था। पहले की बात है, बहुत पहले, ये एआई वीआई कुछ भी नहीं था। वो राजा के एक दरबार में लेके गए, वहां पे दरबार के सारे लोग डर गए, क्योंकि आप समझो ना उस युग में इस तरह का कुछ चीज लेगा तो वो तो क्या पब्लिक तो सोचे सही में शेर आ गया, सब डर गए थे, राजा डर आज ले आज डर जाएंगे। एग्जैक्टली। उन्होंने टैंक का कॉपी बना दिया था। आज जो यूएस आर्मी टैंक यूज करती वो भी उसी ढांचे पे आज भी बनता है, ठीक है। उन्होंने पैराशूट बनाया था। अच्छा। उन्होंने राइट ब्रदर्स ने जो प्लेन बनाया ना, उसके पहले उस प्लेन का पूरा ढांचा बनाया था। प्लेन नहीं बनाया, तो उसका पूरा ढांचा बनाया। तो ऐसा वो स्केम में 2 साल क्या हुआ है कि 2 साल तक कोई डायरी का एविडेंस नहीं है। वो बस उधर एंटर हुए, उसके बाद से फिर डायरी क्यों है? तो कुछ तो वहाँ पर हुआ था इस हिसाब से। और यही सारी चीज़ें जहाँ पर उन्होंने लिखी है, बिल गेट्स ने वही किताब ली है। वो पेजेस खरीदे उन्होंने 2 साल वाले उनके। तो आप जस्ट इमेजिन करो, कितने की खरीदी? 200 करोड़ है, आप में से भी कोई खरीद सकता है, खरीद लो बिल गेट्स से जाके। तो आप देख रहे हो कि ये लोग स्पेंड कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि यस, बिल्कुल मैं भी इस चीज़ से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमसे छुपाई जाती हैं। बिलियनर्स चाहते ही नहीं है, बिलियनर्स पूरी तरीके से, वरना कंट्रोल कैसे जमा पाएंगे। तो जैसे हमने ये चीज़ करी, डार्क रूम की बात करी, फिर हमने बात करी किस तरह से चीज़ें खरीदते हैं, क्या चीज़ें खरीदते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो अगर हम बिलियनर्स की बात करें तो इनके और भी अलग अलग शौक रहते हैं। जैसे कि ये ना मेगा यॉट्स ओन करते हैं। अच्छा। यॉट नहीं, मेगा यॉट। मेगा यॉट मतलब 1500-1800 करोड़ की बड़ी बड़ी शिप्स खरीद लेते हैं, बस नॉर्मल मामूली सी बात है। यहाँ पर इनकी सीक्रेट मीटिंग्स चलती है, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बारे में किसी को भी एक्सेस नहीं रहता है। काफ़ी बड़े बड़े डील्स की बात हुई रहती है वहाँ पे। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कहा जाता है कि सरकारें हिल जाएंगी, ऐसे दस्तावेज है वहाँ पे। तो ये एक तीसरी एक इनकी चीज़ होती है। इसके अलावा अगर आप बात करें ये सारे रईस लोगों की, तो ऐसा माना जाता है दे वर्क ऑन एलियन टेक्नोलॉजीज। एलियन नहीं, एलियन टेक्नोलॉजीज। व्हाट आर दीस? चलिए इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। समुद्र का हमने आज तक केवल 5% एक्सप्लोर किया है, करेक्ट? ये तो साइंस में भी पढ़ा हुआ है, वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड ओशंस, करेक्ट? और काफी इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि तुम स्पेस में क्यों जा रहे हो, तुमने अब तक यही नहीं देखा, यही नहीं देखा है। हाँ। करेक्ट। तो एक बात बताइए, जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहे हैं, हाँ। इतनी सबमरीन्स आ गई कि हम इतने जगह से उतने जगह जा पा रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, एआई, पता नहीं क्या 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 निकल गया, तो भी हम 5% से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या रीज़न हो सकता है? क्यों नहीं खोज पा रहे समुद्र? क्यों नहीं खोज पा रहे? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि खोजा तो बहुत कुछ जा चुका है, बट वो लोग चाहते ही नहीं है कि ये वाली चीज़ें सबके पास आए। एग्जाम्पल, हाँ, उन्हें एक्सेस है ऑलरेडी, मतलब वो खोज चुके हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें खोज चुके हैं जिसका नहीं है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। काफ़ी जगह पर ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के अंदर से ही इन्होंने काफ़ी सारी ऐसे रेयर हर्ब्स, रेयर एलिमेंट्स, रेयर एनिमल स्पीशीज ढूंढी है, विच हैज़ हेल्प देम टू डेवलप अ लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो ह्यूमन एक्सेस के पास अभी तक नहीं आई हैं। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी कुछ अनयूजुअल कहीं पर भी होता है, चाहे भारत में होता है या यूएस में होता है ना, हाँ। वो अगर खबर में आता है, अचानक से वहाँ पर यूएस मिलिट्री पहुँच जाएगी या फिर कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पहुँच जाएगी, सब बैन कर देगी, और अचानक से बोलेंगे अरे कुछ नहीं, ये तो कुछ ऐसा हुआ था, कवर अप स्टोरी आ जाती है और फटाक से मीडिया को डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज से कुछ साल पहले पता है क्या हुआ था? मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था कि इराक या ईरान में एक किसी ने बोला कि एक आर्मी ट्रूप जा रही थी, उन्हें दूर से कुछ चमकता हुआ दिखा। अच्छा। ठीक है, उनने बोला भाई रेगिस्तान जैसा था कि जा रहे होंगे, तो उन्होंने बोला क्या चमक रहा है। एक्चुअली क्या होता है, उनका पैराशूट गलत जगह पे लैंड कर गया था, तो उधर पहुंच गए, तो वो बोले कि यार ये क्या है, तो उन्होंने देखा कि कुछ चमक रहा है और एक अजीब सा कुछ है, जैसे ऐसा लग रहा था कि उस चीज़ के पंख भी हैं, ठीक है, और कुछ मशीन भी है। अच्छा। समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। तो बोले चलो छोड़ो कोई नहीं, तो उन्होंने बताया गवर्नमेंट को कि हमने कुछ अनआइडेंटिफाई किया, क्या पता बॉम्ब हो, कोई नए तरीके का दुश्मनों का ये चीज़ हो, इस तरह से। तो फिर इन लोगों ने क्या करा कि खबर पहुँचाई, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एक को लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है। रशिया बोला कि बोले हम भी जाएंगे, रशिया को भी खबर पहुंच गई, पता नहीं रशिया को सारी खबरें कैसे पहुंच जाती है। तो रशिया में तब पुतिन साहब, तब वॉर नहीं हुआ था, तो पुतिन साहब बोले ये, एंड पहला वर्ड निकला ये तो विमाना है। विमाना मतलब विमान को वो कह रहे हैं, जो हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है ना विमान, हाँ। ये वो है। फिर उसके बाद जर्मनी वाले भी लोग आए, एक एक करके वो लोग ना उसको ट्रैक करने लग गए क्या है।
अब उसमें एक चीज़ ये हो गई कि अचानक से एक ट्रूप गया था वहाँ पे, वो कोई भी उसको क्रैक नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कोई भी क्लोज जा रहा था, अचानक से कुछ ट्रूप्स गायब हो जा रहे थे। तो डर के मारे लोग जा नहीं रहे थे, एक वेवलेंथ के, एक रेडियस के आगे जाके लोग गायब हो जा रहे थे। तो और एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था कि इंडिया में किसी को ना बताया जाए, क्योंकि डर ये था कि इंडिया से ही तो है विमान, हमारे ही ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारे लोग शायद कुछ ऐसा क्रैक ना कर लें कि हमारे पास ऐसा कोई वेपन आ जाए विच कुड बी बिगर देन इवन न्यूक्लियर वेपन। इस चीज़ का डर था। मोस्ट लाइकली वो जो रेडियस था या जो भी था वो कुछ ही तरीका प्रोटेक्शन था, जैसे रामायण में भी हम बोलते हैं ना सीता माँ के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई गई थी, ये सारी चीज़ थी। तो मोस्ट लाइकली वो कोई एक प्रोटेक्शन था जिसको किसी मंत्र से, मंत्र इज इक्वल टू अ पासवर्ड, जिसको तोड़ा जा सकता था। और इसी चक्कर में इंडिया को वंचित रखा जा रहा था इस चीज़ पे, बट स्टिल इट गॉट लीक टू इंडिया। एंड उस चीज़ को किसी तरह से इन्हें दबाने की कोशिश तो करी है, बट अब कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स के चक्कर में वो वाली चीज़ वहाँ पर अटकी पड़ी हुई है। एंड जस्ट बिकॉज आई केम इन टू दिस कंसेप्ट, तो मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ऑल्दो आप रामायण और ये सारी चीज़ ज़्यादा वो करते हैं, थोड़ा सा इस कंसेप्ट पे मैं वो करना चाहूँगा। एक बात बताए, आपको क्या लगता है रामायण सही में जैसा हमको पढ़ा है वैसा ही हुआ था या कैसे हुआ होगा? बहुत हद तक अलग होगा, अलग अलग भाषाओं में बहुत अलग अलग चीज़ें लिखी गई, अलग अलग वर्जन लिखा गया। बस मेरा इसमें एक एंगल है कि जो भी हो रामायण हुआ तो था, ठीक है, बिल्कुल, और ये पूरी तरीके से साइंटिफिक था। ट्रेसेस हैं आज भी, ट्रेसेस तो हैं, उससे भी ज़्यादा साइंटिफिक था। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इतने ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, वो फैंटेसी ज़रूरी भी है ना, इंटरेस्ट कैसे बनेगा लोगों का, कि हम लोगों को उसमें लॉजिक नहीं ढूंढते। मैं बताता हूँ लॉजिक कैसे। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग क्या होता है टीवी में हम देखते हैं राम जी आए, धनुष छोड़ा, उनने पहले आंख बंद करी, उन्होंने कोई मंत्र बोला, उन्होंने धनुष छोड़ा और वो जाके एक जगह पर जाता है, एक बिल्डिंग में गई, ब्लास्ट हो गई, करेक्ट। हम बोलते हैं यार, और प्रैक्टिकल वाला बोला है ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये जो था ये पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल ही था। आज आप पासवर्ड क्या बोलते हो, हेलो रॉबर्ट 1 2 3 लॉन्च, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उनने संस्कृत में एक पासवर्ड बोला, उसको छोड़ा, वो फटा। ये पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल थी। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखते हो कि हम बोलते हैं कि रामायण में भी इसका जिक्र है, महाभारत में भी, कि एक ऐसा वेपन था, ब्रह्मास्त्र और इस तरह से वेपन था जो कहीं पर गिर जाए तो सालों साल तक वहाँ पर कोई वो नहीं होता है, सब जगह। तो हमारे न्यूक्लियर और एटॉमिक बॉम्ब क्या कर रहे हैं, टेक्निकली तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो वही, और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन आपको उस चीज़ का मिल रहा है, करेक्ट। तो वो वाली चीज़, तो हम लोग क्या हो रहा है, हम अननेसेसरी फिर उसके बाद बोलते हैं कि अरे ये जो कुंभकर्ण है या फिर भीम है, ये इतने लंबे कैसे हो सकता है, ऐसा नेचुरली पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम इंसानों का लिमिट, हम सबको लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट, नहीं है भाई, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो। हम लोग 8% से कम अपने दिमाग यूज़ कर रहे हैं, आइंस्टाइन ने 8% यूज़ किया, हम लोग तो शायद 2-3% यूज़ कर रहे हैं। अब इस चीज़ को इस हिसाब से सोचो कि यूजुअली रूल क्या रहता है, हर 200 साल के लिए हमेशा याद रखो, हम लोगों की हाइट यूजुअली अभी इस 200 ईयर्स में इसकी डबल है, ठीक है। मतलब आपकी हाइट क्या होगी, आपका हाथ जो ये है उसको डबल कर दो सबका। जैसे ये मेरी हाइट है, इसका डबल अप्रोक्सीमेटली मेरी हाइट है, आपका वैसे ही अप्रोक्सीमेटली ये आपकी हाइट है। 200 ईयर्स बैक ये इसके डबल की नहीं 4x होता था, ठीक है। तो जो हमको स्केलेटन्स मिल रहे हैं तब वो 4x वाले थे, ठीक है। उसके पहले 200 ईयर्स पहले उसका 4x, तो आप समझ रहे हो। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कि भाई उस समय पे कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण टेक्निकली उस समय का खली था। आज खली भाई भी हमारे पास आ जाए, अब तो खली से भी आधे होंगे, एब्सोल्युटली। अब खली भाई से भी एक लंबे अभी आ गए 8 फुट 4 इंच वाले। अगर वो सोच लो हमारे सामने आ जाए, हम तो कुछ भी नहीं लग रहे। एवरेज हाइट इन इंडिया इज 5'7", 5'8", बिल्कुल, ठीक है। तो हम कुछ नहीं लगे। तो सेम उस हिसाब से आप सोचो ना, उस समय पे पीपल वर हाइटेड। मतलब स्पेस छोड़ो, ओशन में भी जाए तो इतना कुछ निकलेगा, एब्सोल्युटली। तो वही चीज़ है और कि अभी काम कर रही हैं काफ़ी कंपनीज इस पे, बट बताएंगे पब्लिक डोमेन में, बताएंगे नहीं, इसलिए इधर भी काम कर रही हैं सबसे ज़्यादा ओशंस में इनका। आप बताओ ना, क्यों मिलियनर्स को अचानक से 34 सबमरीन लेके जाओ, टाइटैनिक देखो, क्यों इन सबको हो रही है? बिकॉज दे नो थ्रू देयर सर्कल्स, दे मस्ट हैव हर्ड कि कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे। और यार मैं इसका ना एक सिंपल सी थ्योरी समझा ही देता हूँ आपके बंदों को कि भाई अगर हमको उस पार्ट पे पहुँचना है, लेट्स से चाहे आपको इल्यूमिनाटी बनना है, कुछ भी बनना है, उसको मैं बता देता हूँ, सिंपल सा है। एक मूवी निकली थी ल्यूसी,
ओके। ल्यूसी में दिखाया गया था कि किस प्रकार से ब्रेन का पावर जैसे जैसे आप ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हो तो क्या होता है। तो उसमें बताया था 5% में वो स्मार्ट हो जाती है लड़की, 10% होते ही वो लीविएट होने लग जाती है, वो मतलब धीरे धीरे हवा में थोड़ा उड़ सकती है। अच्छा। 15% होते ही वो सामने वालों को उड़ा सकती है, ठीक है। 25% होते तो दूसरों का माइंड ऐसे ही कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। हाँ। 40% आप जब हम लोग ना 8% से ऊपर नहीं पहुंचे हैं बाय द वे, ठीक है। अच्छा, अच्छा। हाँ, आप 3% हो गए, मैं 2% पे हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 40% पे अगर वो पहुंच जाते हैं तो वो दूसरी और 3-4 चीज़ें कर दे रहे हैं, और 100% पे वो ओमनी प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब हर जगह वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसको लॉजिकली आप समझो, जो संत महादेव संत गुरुज इन सब के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम सुनते हैं ना कि ये गुरुजी हैं, वो इधर बैठ के सामने वाले का एक माइंड में। इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मेरे को याद आ रहा है, तो मैं शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और फिर मैं उनके बारे में बताऊँगा और बिलियनर्स का भी एक लिंक बताऊँगा, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि एक महिला होती है, फिरंगी महिला है, और ये आज से 40-45 साल पहले की बात है। फिरंगी महिला है, उनका ना किडनी फेलियर टाइप हो चुका है, ठीक है। तो वो एडमिट है। अब उसका एक आदत था, वो उनको ने एक गुरुजी की एक फ़ोटो उनके एक इंडियन फ्रेंड ने जब वो मिलने आई थी तब उसको दिया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने ना वो एक अपना ये रखा हुआ था अपने पास, और उनको कहीं ना कहीं वो फ़ोटो देख के उस गुरुजी से प्रेम, मतलब वो ऐसा वाला प्रेम नहीं, एक प्रेम भाव जो आ जाता है वो आ गया था। तो जब इनका किडनी फेलियर हुआ, हॉस्पिटल में थे, 3 दिन आईसीयू में टाइप थी वो, तो इनको बोल दिया गया था कि आप बचोगी नहीं, बट चलिए लास्ट 2-3 दिन ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैसा है। तो उन्होंने वही गुरुजी की एक फ़ोटो साइड में रख दी अपने टेबल के, इधर टेबल के, और उसमें बस बोला कि गुरुजी आप हमारे साथ हैं, आप कृपया करके मुझे बचा लीजिएगा, ऐसा करके मैं तो आपकी ही शरण पे। और वो लिटरली उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट फील करती, आज तक मिली नहीं, ठीक है, कभी नहीं मिली। 3 दिन हुए, नर्स आती है, बोले मिरेकल हो गया। तो बोले क्या हुआ, कि यार हमने आज तक नहीं देखा है, किडनी फेलियर के बाद आप बच गए हो और अब सब सही हो गया। हाँ। तो बोले वो भी बोले अच्छा। तो बोले और आपके जो दादाजी हैं जो 3 दिन से आपका वेट कर रहे हैं, आपको रोज देखने आते हैं, अब आप जाके उनसे मिल लीजिए। तो बोले मेरे दादाजी, क्योंकि उसके दादाजी तो गुजर चुके थे आज से 15 साल पहले, ठीक है। तो बोले मेरे दादाजी तो है नहीं। तो बोले लेकिन ये जो फोटो है ये आपके दादाजी नहीं है। तो बोले नहीं। तो बोले यही तो बैठे रहते थे यहाँ पे बाहर, वो गुरु आके, गुरु जी अपना वही जो आई डोंट नो किस तरह का ट्रैवल भी इच्छा। और ये गुरु जी कौन थे पता है, नीम करोली बाबा। तो आप सोचिए कि इस तरीके के किस्से हुए हैं, कैची धाम बिल्कुल, उसके बाद वो कैची धाम आए थे और उनके भक्त बने। और एक स्टोरी है जो इसी से रिलेटेड है। तो ऑक्सफोर्ड के एक, ऑक्सफोर्ड मतलब कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है, मतलब ज्ञानी इंसान ही है, पढ़ने वाले कोई हम इतना समझ लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड तो भैया ऑक्सफोर्ड के तो ज्ञानी महाज्ञानी इंसान है। हाँ। तो ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर रहते हैं, तो उनके एक मित्र होते हैं, वो भारत आए होते हैं, उन्हीं के फ्रेंड होंगे उसी कॉलेज में। वो लौटे नहीं 1-1.5 साल से, और वो उनको चिट्ठी लिखते हैं कि भाई मैं तो इधर भारत में बढ़िया मस्त मैं वो बन गया हूँ, सन्यासी बन गया हूँ। हाँ। मैं मस्त जीवन जी रहा हूँ, तुम भी इधर आ जाओ, उत्तराखंड आओ, तुमको घुमाया जाएगा। ये तब की बात है जब इतने ज़्यादा प्लेन तो चलती थी, लेकिन इतने ज़्यादा हाँ वो उस हिसाब से सिस्टम। तो ये बोले चलो यार देख के आता हूँ थोड़ा, और उनको ना माइंड चेंज करना था। उनके दुर्भाग्यवश उनके मॉम की मृत्यु हुई थी जस्ट रिसेंटली, तो वो बहुत याद करते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं ब्रेक हो जाएगा तो मैं चलता हूँ। तो वो इधर आए, इंडिया आए। तो इंडिया में जहाँ पर वो रुके, फिर वहाँ से उनको बुलक कार्ट में एक ओवरनाइट जर्नी थी जिसमें उनका फ्रेंड भी आया था, और फ्रेंड वो पूरे वो ना वो हरे राम हरे कृष्णा कर रहे थे और हनुमान जी को बहुत याद कर रहे थे। हाँ। जय हनुमान, वो पूरा उनके गाते गाते जा रहे थे। तो बोले अरे क्या हो गया भाई तुझे, एक नया बंदा आएगा इंटरनेशनल, वो भी तो वो तो बोलेगा कि तो पागल वागल हो गया, तो वैसे भी काम है, हाँ जब भी जा रहा है बोले जा रहा है। तो बोले अरे तुम चलो तो सही, सुबह पहुंच जाएंगे ना, तुमको पता लग जाएगा, गुरुजी से मिलो तुम। तो ये करते करते तो इसको ना नींद नहीं आ रही थी, तो ये ऊपर देखते देखते, बिकॉज बुलक कार्ट का ऊपर का वो खुला हुआ था, तो वो तारे देख रहा था, और तारे को देख के ना अपनी माता को याद कर रहा था कि कैसी होगी मेरी मम्मी, कहाँ होगी, ऐसा ऐसा करके। सुबह पहुंचती है बुलक कार्ट, नींद से उठ गए, अब बीच में सो गए थे, उठ गए,
तो गुरुजी जो हैं वो मेडिटेशन में हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप इधर ही बैठे रहिए, मतलब सब बैठे रहते हैं उनके बाद, गुरुजी थोड़ा मेडिटेशन में हैं तो वो आपसे मिलेंगे, ठीक है। और उनका दोस्त भी उसके साथ फिर बैठ जाता है, बोले ठीक है, गुरुजी का शरण छूता है और बैठ जाता है, ठीक है। बात किसी की भी नहीं है। गुरुजी आंखें खोलते हैं, आगे जाते हैं, फ्रेंड को आशीर्वाद देके फिर मेन बंदे के पास जाते हैं, वो ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर के पास, और उसको बोलते हैं उनकी ही भाषा में, इंग्लिश में बोलते हैं कि टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी जहाँ पर भी हैं सही है, खुश हैं, तुम रोओगे तो उनको दुख लगेगा। एंड वो वहाँ पे शॉक्ड कि भाई साहब ये क्या 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 हो रहा है, ना मेरे फ्रेंड ने बताया, ना मैं इनको जानता हूँ, और उसके बाद 2-3 और बातें बता दी। तब से ये बंदा पूरी तरीके से बोला कि भाई, और यही बंदा फिर जाके विदेश में प्रचार किया पूरी तरीके से कि भाई ये पावर है स्पिरिचुअलिटी की। शायद इन्होंने ही बुक लिखी थी, फिर वो इन्होंने ही फिर बुक लिखी थी। और यही नीम करोली बाबा जी हैं जिनके पास स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, ये सारे आए थे। आपको पता है उत्तराखंड में इंटरनेशनल लोगों की भीड़ कब से बढ़ने लग गई? बीटल्स नाम का एक बैंड था जो सबसे बड़ा फेमस था, वो यहाँ पर आया था एक गुरुजी से मिलने के लिए। मैं दुर्भाग्यवश उन गुरुजी का नाम भूल जा रहा हूँ। अच्छा। तो वो गुरुजी के आश्रम में आए थे, तब वो लोग बहुत ज़्यादा केओटिक माइंड हो रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, सारा चीज़ सॉल्व हो गया। इसीलिए बीटल्स को देखे, क्योंकि वो तब का सबसे टॉप बैंड था, उनको देखने के चक्कर में सब के सब फिर इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हुआ, और इसलिए ऋषिकेश में एक बीटल्स आश्रम भी है, कैफे भी है। हाँ जी, तो उसी जगह कैफे भी है बिल्कुल, और आश्रम भी। अब समझ में आ रहा है क्यों उधर कैफे आश्रम है, क्योंकि बीटल्स ने वो कल्चर लेके आया था, इसलिए बीटल्स कैफे में ही सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लोग जाते हैं कि रिलेटेबिलिटी आ जाती है। तो जब बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, जब बड़े बड़े ये चीज़ आए, तो ये आपको दर्शा रहा है कि भैया कुछ तो चीज़ है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भाई जेफ बेजोस को तो हमने स्पिरिचुअल देखा ही नहीं, बिल गेट्स को तो देखा ही नहीं। जस्ट बिकॉज उन्होंने दिखाया नहीं डजंट मीन कि वो है नहीं। हम बिलियनियर्स को जानते ही कितना है, वो क्यों बताएंगे, अपना सारे सीक्रेट्स क्यों खोलेंगे? मेरे अनुभव के हिसाब से हमारे देश में आप अगर जाके देखें, जितने लोग भी टॉप पे कहीं पर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लेवल पे स्पिरिचुअल है। चाहे अंबानीज बोलो, अडानीज बोलो, या किसी को भी बोलो, चाहे पॉलिटिक्स में बोलो, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी अगर बोला जाए तो इजंट ही स्पिरिचुअल? बिल्कुल सबके, मतलब मैंने भी देखा है बिग हाउसेस के ना, सबके कोई गुरु हैं। गुरु सबके बिल्कुल है। और बहुत सारे फ्रॉडीज, स्कैमर्स, आतंकवादी, इनके भी गुरु रहे हैं। मतलब सब जो अपने टॉप लेयर में पहुंचे ना, शायद सब किसी की छत्र छाया में ही बिल्कुल रहे। तो ये वाली चीज़ जो हमने थोड़ा लंबा होकर समझाया, जिस दिन ये लोग समझने लग गए ना, तो उस दिन लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। तो गुरु वाला कल्चर इंडिया में इसलिए ही तो चलता था, गुरुकुल होता था। कृष्ण जी के भी गुरु जी थे, कृष्ण भी किसी के गुरु थे, और अर्जुन को भी गुरु ने ही मार्गदर्शन दिया, जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ है। और आज नीम करोली बाबा नहीं है, पर मतलब शायद मार्क ज़करबर्ग के टाइम पे भी नहीं थे, पर उन्होंने बोला था कि तुम बस वहाँ चले जाओ क्योंकि गाइडेंस, क्योंकि वो ऐसा कहा जाता है कि ये जितने बड़े बड़े गुरु लोग रहते हैं, ये लोग खुद ही एक समय पे जब समाधि भी ले लेते हैं। पर अभी कहा जाता है कि कैची धाम में स्टिल वो ऑरा, उनकी स्पिरिट जो भी है, वो वहाँ पर गाइड करने के लिए रहती है। बाबा जी की वो चीज़ है। इसी तरीके से एक और है, अगर आपने किताब पढ़ी होगी या सुनी तो होगी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये किताब इतनी फेमस इसलिए हुई कि विराट कोहली ने खुद ने इसको क्रेडिट दिया कि मेरी जीवन बदल गया था इसको पढ़ने के बाद। मैं कवर पेज समझ गया जिनमें। हाँ, समझ गया ना। तो उसमें एक बाबा जी का वर्णन होता है। आपको पता है वो बाबा जी की एज कितनी है? कितनी? 10,000 साल। ये कैसे पॉसिबल है? देखा, हम वही हो गया अब 2% वाले ब्रेन वाले ना अपन लोग। तो ये लोग उस लेवल की साधना कर चुके हैं, उस लेवल में पहुंच चुके हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है? जी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज में एक जगह दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखता है। हाँ। ये लोग जाते हैं शैंग्रीला, ठीक है। वो कहा जाता है सही में एग्जिस्ट करता है, शैंग्रीला एग्जिस्ट करता है। इसका नाम अलग अलग दिया जाता है। लास्ट व्यक्ति जो यहाँ पर पहुँच गए थे वो एक बौद्ध मॉन्क थे जो वहाँ पर गए थे। उसके बाद से कोई नहीं वहाँ पर जा पाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है संत लोग जा पाते हैं कि बहुत प्योर सोल, हमको दिखेगा भी नहीं क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन में है, बहुत प्योर सोल होते हैं, वही लोग वहाँ पर जा पाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एवरेज एज जो भी वहाँ पर अभी हैं, उनका एवरेज एज इज़ 500 ईयर्स ओल्ड। तो इसको इस तरह से समझिए, चलिए साइंस की तरह समझते, इसमें भी साइंस है।
साइंस क्या कहता है कि हम मरते कैसे हैं? नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूँ। नेचुरल डेथ तब होती है जब हमारे सेल्स धीरे 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 करके मरना शुरू करते हैं। करेक्ट। अगर किसी प्रकार से हम फ्रेश ही रखें अपने सेल्स को और मरने ही ना दे तो हम पूरे ही नहीं मरेंगे, फिर एक्सटेंड होगा। यही चीज़ ये लोग साधना और ये सारी चीज़ें करके गए। हमारी बॉडी में कहा जाता है कि हमको एनर्जी चाहिए। ये तो साइंस ने कह दिया कि फूड से ही एनर्जी है, बट हमने अगर हर जगह पे पढ़ा है तो एनर्जी तो अलग अलग फॉर्म से भी आता है। तो ये लोग नेचर से एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं, सूरज की किरणों से ड्राइव कर रहे हैं, हवा से ड्राइव कर रहे हैं, अपने अंदर की मेडिटेशन से ड्राइव कर रहे हैं। एंड दैट इज़ तो बाबा जी का जो है, आई नो दिस इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट एंड आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, बट ये जो हम कहते हैं बाबा जी की उम्र 10,000 साल है, पर दिखते हैं आज भी 25 साल के हैं। 25 ईयर्स के, लंबे बाल हैं, एकदम सूढ़ वाला शरीर। आपने देखा होगा इंटरनेट पे काफ़ी फोटोज़ तो हैं उनकी। और ऐसा माना जाता है कि ये, अच्छा बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं हमको दर्शन दिया दर्शन दिया, मेरे को नहीं लगता इतने लोगों को दिया है, इतने आसानी से वो नहीं देंगे। बिल्कुल हाँ। और वो प्योर होने के बाद भी, वो दर्शन देने के बाद भी वो गाइडेंस करते हैं, और वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाली गाइडेंस नहीं है कि भाई ठीक है भाई अब तुम संत बन गए हो, पूरी तरीके से डिवोट कर दियो आस्था को, तो वो उसके लिए करते हैं। तो उस तरह से काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। एंड अगर आप बिलियनर की बात कर ही रहे थे हम, तो बिलियनर्स को ये चीज़ समझ में आ गई कि माइंड कंट्रोल इज़ एवरीथिंग विच वी नीड टू डू। तो वो अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाते हैं, इसलिए तो बड़े बड़े सीईओज के खुद लाइफ कोचेस होते हैं, पर्सनल 1-to-1 रखते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, क्यों ये लोग अपने रखते हैं? ऋतिक रोशन तक के पास है। अच्छा, वो उसे बस यही गाइड करते हैं। एग्जैक्टली, दे पे क्रोर्स, दे डू रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो बड़े सक्सेसफुल लोग, बड़े बिलियनर्स ये वाली चीज़ हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं। इसी ट्रांजिशन के साथ हम स्टॉक मार्केट में आते हैं। ठीक है। आज तक बीइंग ऑप्शन ट्रेडर, बीइंग ट्रेडर, बीइंग इन्वेस्टर, आपने सक्सेस तो हमने बहुत सुनी है, अच्छे अच्छे नाम सुने हैं। ठीक है। सबसे बड़ा फॉल किसका देखा है? किस इन्वेस्टर का, किस ट्रेडर का? कब आपने देखा है कि हाँ यार ये उस ऊंचाई पे था और ऐसे गिरा? यार कहानियां तो अनगिनत है, शेयर मार्केट में तो भरी पड़ी हुई है। हाँ, ये कहानियां हमने सबने बहुत सारी तो देखी हुई हैं, लेकिन ना एक इंटरेस्टिंग फेल एज अ कंप्लीट स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री बताऊंगा। तो यार मैं ना इसको एक किस्से से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक आलिशान बिल्डिंग है, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है। और उस बिल्डिंग में अचानक से FBI की रेड पड़ी हुई है और काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसीज वहाँ पर घुसी हैं। एक बंदा ना दौड़ दौड़ के जा रहा है वहाँ से, ठीक है, और दौड़ दौड़ के वो बोलता है, अरे भाई मैं जा रहा हूँ ऊपर वाली फ्लोर पे, ठीक है, ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स ले लूँ। एक FBI का बंदा पलट के पूछता है, ऊपर वाली फ्लोर भी है? ये एक ऐसी फ्लोर थी जिसके बारे में इनका FBI वालों को पता ही नहीं था। हाँ। तो ये बोलते, ओह शिट, ये नहीं बताना था क्या? और ये पीछे पड़ जाते हैं। हाँ। लेके चलो ऊपर, चलो ऊपर वाली फ्लोर पे जाते हैं, ठीक है। और इस फ्लोर को हमेशा से सीक्रेट रखा गया था। उस फ्लोर में जैसे ही घुसा जाता है तो देखा जाता है एकदम पुराना घर जैसा दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे फाइलें पड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें वहीं पड़ी हुई हैं। और लोग हैरान हो जाते हैं, पुराने ज़माने का टाइपराइटर पड़े हुए हैं, कंप्यूटर पड़े। अच्छा, अब ये किस्सा क्या है, किसके इधर रेड लग रहा है? तो बात है दिसंबर की। दिसंबर में एक व्यक्ति चेक्स काट रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, बोनस के चेक काट रहा है। अच्छा, $320 मिलियन के, $320 मिलियन के चेक काट रहा है। उनका बेटा एंटर होता है, भैया क्या कर रहे हो पापा? हाँ, दिसंबर से क्यों काट रहे हो? ये क्वार्टर खत्म होने दो, मार्च, बिकॉज इस बार मार्केट बहुत टफ है, हमें पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में मार्केट में रिसेशन आया, लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया। पापा बोलते हैं चुप रहो, मेरे को अपना काम करने दो, क्योंकि ये सुन नहीं रहे। एक्चुअली इनके पापा को डर है कि इनका स्कैम पकड़ा जाएगा। ये कौन है बंदा? ये बंदा है बर्नी मैडॉफ। अब आप लोग सोच रहे ये कौन है भाई मैडॉफ? तो बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। ये वो बंदा है जो 40 साल से ये स्कैम को अंजाम दे रहे थे, 40 साल तक स्कैम रन कर रहे थे। और ये स्कैम क्या था? ये स्कैम था स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम, जिसमें 60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था टोटल। बड़े से बड़े लोग हिल गए थे। हम हर्षद मेहता की बात करते हैं 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, टोटल 60 लाख, मतलब एक तरीके से सब डूब रहा था। और इनके सबसे बड़ा लॉसेस किनको हुआ था पता है? सारे रईस लोगों को,
चलिए समझते हैं इस पूरे किस्से को, डॉट्स कनेक्ट, पूरे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो बर्नी मैडॉफ की स्टार्टिंग इस तरह से हुई थी कि ये बंदा बड़ा एम्बिशियस था, गरीबी इसने देखी थी तो कहीं ना कहीं इसको अमीरी देखनी थी। 14 साल की उम्र में प्रेमिका एक इनको मिली, लव हो गया इनको, जो एक लॉयर की बेटी थी। और कुछ भी कर लो यार, लॉयर वालों के पास पैसा होता है, ठीक है। बट जैसे तैसे उनने इम्प्रेस कर ली लड़की, शादी का हाथ मांगने गए। शादी के हाथ मांगते वक्त पापा तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि भैया तुम क्या ही ऐसा वैसा करके, लेकिन पापा ने इनको थोड़ा सा टॉन्ट भी मार दिया, जैसे पुरानी मूवीज़ में नहीं देखते अपन कि अरे देखा है क्या मेरी बेटी इतने के ये गहने पहनती, ये पहनती, वो पहनती है। तो इस तरह से इनने बोला भाई तुम तो वैसे भी कभी बड़े आदमी बन नहीं पाओगे, तो बट ये मेरी बेटी की जिद है, पिताजी तो मान ही जाते हैं बेटी की जिद पे। ये बंदा पढ़ा लिखा रहता है और स्मार्ट बहुत है, अच्छा ठीक है। तो पापा तो मान गए। अब पापा ने सोचा यार चलो ठीक है क्या करें। ये बंदा अपना ब्रोकरेज फर्म खोलता है। उस समय पे ब्रोकरेज फर्म मतलब ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज और ये सारी चीज़ें, तब तो काफ़ी अनऑफिशियल काम होते थे इस हिसाब से, क्योंकि अभी ये बात जा रही है करीब 50-60 साल पहले की, ठीक है। तो काफ़ी ये यूएस में चल रहा है, तो इन्होंने अपने ब्रोकरेज फर्म खोली। अब यहाँ पर काम करते 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 अब ससुर जी हैं तो थोड़े बहुत रेफरेंस तो देंगे ही। तो ससुर जी के बड़े बड़े जो कुछ क्लाइंट्स थे उनको बोला कि यार मेरे दामाद हैं, कुछ ब्रोकिंग का काम चालू किए हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए, अकाउंट खोलिए। तो दामाद जी एक स्कीम चलाते हैं पहले, ठीक है। वो बोलते हैं कि भाई आप मुझे पैसा दो, आप लोग जो पैसा दोगे ना मैं उस पैसे को आपको बना के दूंगा, आपको अच्छा खासा पैसा बना के दूंगा। अच्छा ठीक है, आप इधर दो, मैं आपको साल भर का एटलीस्ट 10-15% तो बना के ही दूंगा। तो ये लोग बोले चलो ठीक है। ससुर जी ने, इनके अच्छे रेप्यूटेशन था उनका, तो इनके पास कुछ क्लाइंट्स बने, ठीक है। और इन क्लाइंट्स से मिला के उस समय के हिसाब से उन्होंने $10,000 निवेशित कर दिए। अच्छा। उनको शायद नहीं पता था कि उसी के ठीक 1-2 महीने बाद उस समय का सबसे बड़ा क्रैश आएगा और वो पूरे $10,000 ज़ीरो हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने बाहर नहीं बताया, क्योंकि अब रिस्पेक्ट की बात है। ऑलरेडी ससुर जी बोल चुके, ससुर जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो $10,000 करके दे देते, लेकिन इज्जत चले जाती और ये बिजनेस में कभी देते नहीं इस चीज़ पे। और इनकी बेटी ही जो थी, मतलब इनकी जो वाइफ थी, वो उधर अकाउंटेंट का काम करती थी, वो अकाउंट्स मेंटेन करती थी, ये सारी चीज़ करती थी। तो इन्होंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे सीधे ये बताया नहीं सामने वाली पार्टी को कि ये ना आपके पैसे डूब गए हैं, उल्टा उनको बोल दिया कि आपको पता है बहुत बढ़िया चीज़ क्या है, आपके पूरे 10,000 के $10,000 बचे हुए हैं और मैंने ऐसे शेयर्स में लगाया है कि भैया एटलीस्ट हमको इनको 3 से 4 साल तो पकड़ के रखने पड़ेंगे। अब मार्केट में अलग हवा चल जाती है और ये फॉल में भी इसका प्रॉफिट बचा हुआ है। और ये ना टाइपराइटर से थोड़े फर्जी प्रिंट आउट करके उनको रिपोर्ट दिखा देता है कि ये देखिए आप लोगों का स्टेटमेंट देख लो। तब तो ऑनलाइन वाला जमाना इतना नहीं था ना, तो ये लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। ये लोग उल्टा और लोगों को रेफर करते हैं और इनके पास आ जाते हैं $30,000, उसमें से ये $10,000 दे देता है इन लोगों को कि बोले चलिए अब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, बढ़िया हो गया। ये लोग पहला खुश, चलो ठीक है हमारा बेस इन्वेस्टमेंट हो गया और ये वाली चीज़ है। अब ये सोचता है इस $20,000 को मैं वो और बढ़ा दूंगा और इस तरह से। तो पहली बार ना ये शातिर दिमाग ने जन्म यहाँ पर ले लिया था कि भैया मेरा पैसा अगर बढ़ता रहेगा, पुराना इन्वेस्टर निकलना भी चाहेगा तो मैं उसको दूसरे नए इन्वेस्टर का दे दूंगा, जिसको हम टिपिकली एक पॉन्जी स्कीम कहते हैं, थोड़ा सहारा जैसा कि अगले के पैसे। एग्जैक्टली यही सारी पॉन्जी स्कीम्स होते हैं। ठीक है। अब ये वाली चीज़ चल रही है। अब धीरे 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 करके बिकॉज इन्होंने ये जो परफॉर्मेंस दिखाई, इनके पास ना पैसा बहुत कोनों से आने लग जाता है, तड़ा तड़। और ये अब एक स्कीम उर्फ स्कैम की शुरुआत होने लग जाती है, जन्म ले चुका है। ये इतना ज़्यादा पैसा इधर से एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा पैसा निकलने लग जाता है कि अब एक नया ट्विस्ट यहाँ पर आता है। नया ट्विस्ट ये आता है कि अब ये बोलते हैं कि मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है और मैंने इतना ज़्यादा लॉक इन करके रखा ही हुआ है, तो क्यों ना अब मैं अपने शौक की चीज़ें पूरे करूं। तो ये खरीदने शुरू होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छा, ये शुरू होते हैं हेलीकॉप्टर्स, ये शुरू होने लगते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। और उसके बाद एक अपनी खुद का बोट खरीद के अपने ससुर जी को इनवाइट करते हैं, ससुर जी आ जाइए हमने एक बोट खरीदा है। तो ये उन्होंने वो जो ससुर जी ने चैलेंज किया था ना कि भाई साहब तुम मेरी बेटी को तो लेके जा रहे हो लेकिन तुम्हारी हैसियत नहीं है, वो उनका ईगो सेटिस्फाई। अब इसके बाद क्या होगा कि ये इस समय पे एक पार्टनरशिप पे काम कर रहे थे एक दूसरी फर्म के साथ, और उस फर्म को ऊपर पड़ गई SEC।
SEC जिन लोगों को नहीं पता वो उधर की सेबी है, सिक्योरिटीज जो देखती है वो है। और उसने प्रूव कर दिया कि भैया ये लोग कुछ फर्जी काम कर रहे हैं। कौन? इनके पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनर्स कर तो ये भी रहा था, पार्टनर नाम नहीं डाला, ठीक है। तो इनको लेटर आया कि आपके पार्टनर शायद गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनके पार्टनर्स एक्चुअली इनको क्लाइंट्स लाके देते थे। अच्छा। तो बोले आपके पार्टनर्स गलत कर रहे हैं तो हम उनको बंद कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर गलत कर रहे हैं तो हम इसको बंद कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए। तो बोले ठीक है भाई। अब इसके कारण ये जब रिपोर्ट न्यूज़पेपर में आई तो सारे क्लाइंट्स ने, जो उनके पार्टनर के भी क्लाइंट्स थे जो अलग से मैनेज कर रहे थे, वो सोचे अरे बाप रे ये गलत काम कर रहे थे, लेकिन ये बंदा सही कर रहा है क्योंकि इसके बारे में तो नहीं लिखा। अच्छा, उस पे और पैसा आने लग गया, जनाब का स्केल बढ़ने लग गया। अब एक इमेजिन कीजिए, अब इनको टीम तो बढ़ानी थी, ठीक है, तो टीम ये कैसे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब इनको इस तरह के शातिर लोग चाहिए, क्योंकि इनका बिजनेस थोड़ा अलग बन रहा है। तो एक बार ये पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल भरा रहे थे तो एक देखते हैं इटली का एक बंदा रहता है जो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, बार बार उसे से भराते हैं। उस बंदे को ले लेते हैं एज अकाउंटेंट। जस्ट इमेजिन करो, जिसको फाइनेंस की कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, ये ऐसे उठा लिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इतना ऑब्लाइज था, उसको सैलरी इतनी ज़्यादा दी कि भाई वो जो पेपर डॉक्यूमेंट्स को हमेशा ऊपर नीचे करना, इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करके रखना है ना, हर दिन वो नए डॉक्यूमेंट्स छापते थे, क्योंकि वो ट्रेड तो गलत ही कर रहे थे। एक पॉइंट पे तो ट्रेड कर ही नहीं रहे थे, 60 साल तक ट्रेड ही नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि वो तो सिर्फ पैसा ले रहे थे। तो इस बंदे का काम, इसलिए अकाउंटेंट उसको बनाया गया। एक लड़की को लिया गया जिसको पूरे बोनस दिए जाते थे, $50 मिलियन। जूनियर अकाउंटेंट का बोनस है $50 मिलियन, उसको बस इसलिए क्योंकि वो। तो इन्होंने ना एक अलग फ्लोर फिर बनाया, जो ये टॉप फ्लोर पे बंदा भाग रहा था ना स्टार्टिंग में, ये वो फ्लोर है जहाँ पर ये सारे काले काम हो रहे थे, सारे नकली। और ये लोग चलते रहे। मज़ेदार बात पता है, बर्नी मैडॉफ वो बंदा है जो ये सारी चीज़ें करते वक्त भी नैस्डैक का चेयरमैन था, नैस्डैक का चेयरमैन था। इसको क्लियरिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनाया गया था, इसको SEC में भी नियुक्त करने वाले थे। और लोगों को कानों कान खबर नहीं थी, हर बंदा तारीफ कर रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये स्कैम फिर टूटा कैसे? ये तो इतना अगर माहिर था तो ये ऊपर ना, ऊपर वाले फ्लोर पे सारे ये काम चल रहे थे पुराने ये चीज़ पे, नीचे वाले फ्लोर पे सारे अच्छे काम चल रहे थे, मतलब दिखाने के लिए। अच्छा, वहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, ये वो हो रहे हैं। वो उसने अपने बच्चों को दिया, अपने बच्चों तक को नहीं बताया था कि ऊपर वाला फ्लोर उनका है, क्योंकि बच्चे कभी मोरालिटी में आके कुछ आके। तो ये सारी चीज़ चल रही है। तो अच्छा खासा गाना चल रहा है, गाड़ी चल रही है, बढ़िया चल रही है। इनको पाम बीच का मालिक कहा जाता था, सबसे रईस इंसान था पाम बीच का। पाम बीच मतलब वहाँ का आप समझ लो अंधेरी, या इस तरह से आप समझ लो उस हिसाब से, या पुणे का कोरेगांव पार्क समझ लो इस तरह से, ठीक है। दिल्ली में कौन सा होगा इस तरह से रईसों का? साउथ दिल्ली का GK समझ लो उस हिसाब से, हाँ GK समझ लो। तो ये उधर का राजा था उस हिसाब से, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब एक बंदा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मार्को पोलस नाम है उसका। उसको डाउट हुआ, ऐसा कौन सा भैया ये मैनेजर है, चाहे मार्केट ऊपर हो उस साल भी ये 12% 15% बना देता है, नीचे हो तो भी 15% बना देता है, साइडवेज हो तो भी 15% बना देता है। तो ये गया ऑफिस में, भैया बताओ तो सही आप लोग क्या कर रहे हो, हैसियत से गया। तो इन लोगों ने घुमा दिया, बोले हम ऑप्शन की ऐसी स्ट्रैटेजी करते, ये वो बड़ी बड़ी वर्ड करके बताया। एट द एंड वो ऑप्शन की एक बेसिक स्ट्रैटेजी ही थी जिसको उनने बहुत घुमा फिरा के बताया। इसने बोला अच्छा ठीक है, मैं जाके इसका बैक टेस्ट करता हूँ। वो अपनी कंपनी में जाता है और अपनी कंपनी में जाके ये चीज़ दिखाता है। उसकी कंपनी का जो क्वांट हेड रहता है वो सारे बैक टेस्टिंग कर लेता है 40 साल के। बोला इतने रिटर्न बन ही नहीं सकते पॉसिबल, ये लोग 30-40% जो क्लेम कर रहे हैं बन ही नहीं सकते। तो बोले फिर कैसे हो रहा है। तो अब क्या हो जाता है, बड़े इनको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तो ये लोग SEC को लेटर लिख के भेजते हैं कि भैया चेक करो, अभी भी SEC आई नहीं है, SEC इग्नोर कर रही है। बोले चेक करो, इग्नोर, नाम इतना बड़ा है, खुद इतना बड़ा अथॉरिटी, एग्जैक्टली। तो मार्को पोलोस बड़ा परेशान हो जाता है। व्यूअर्स को बता दो, मार्को पोलोस वही है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मालिक है। वो आज तक ऐसे खेल कर रहा है मतलब इसलिए तो अब आपको समझ में आ रहा है हिंडनबर्ग को इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है, क्योंकि इस बंदे ने ही दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम निकाला हुआ था। वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो मार्को पोलोस भाई साहब बोले भाई ये तो गड़बड़ है, SEC को लिख रहे, सबको लिख रहे, ये वो करके। अब एक बार SEC पे चलो, SEC बोलती है जाओ यार 2 जूनियर जाओ, इतना रिस्पेक्टेड बंदा ये है। जब वो मिलने आए, इस बार पहली बार बर्नी मैडॉफ की फटी।
बोला यार अब तो ऐसी सी द्वार पे आ गई है ऑफिस के अंदर, लगता है अब पोल खुलेगी। बंदा बिठाता है, सब उसको ज्ञान ये वो करके, और पुराने वाले रिपोर्ट भी दे देता है कि ये हमारे प्रिंट्स देख लो, ये देख लो, वो देख लो, ये हमारा ऑफिस देख लो, इतना अच्छा काम चल रहा है, ये वो। लेकिन एसएससी वालों ने तो बोल के भेजा ना जूनियर्स को, तुमको सारे पूछताछ करना है। तो ये फाइनली बोलता है, अरे भाई तुमको विश्वास नहीं है ना, तो ये रहा मेरा अकाउंट डिटेल 938, इस अकाउंट को जाके तुम चेक कर लो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मिल जाएगा। 938 कोई अकाउंट नहीं था, इसने ब्लफ खेला था। एक दिन इसने वेट किया कि अब आज कॉल आ जाएगा कि सर ये तो अकाउंट नहीं। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, ये समझ गया ये लोग मेरे कॉन्फिडेंस में आ गए। अच्छा, मतलब उस दिन अगर एक बार उन लोगों ने अपने बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए चेक कर लिया होता तो शायद ये चीज़ रुक जाती, बट नहीं रुकी। फिर ये बंदा जाता था पार्टीज में लोग बोलते थे यार मेरा पैसा ले लो, पैसा ले लो। ये आर्टिफिशियल अपना डिमांड बढ़ा, मैं नहीं यार, फुल हो चुका है भाई, प्लीज 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 ले लो, क्योंकि इतना माहौल बन चुका है। ये हमेशा भाई मैं तुमको $100 मिलियन दे रहा हूँ अपने क्लाइंट्स का। नहीं यार 100 से क्या होगा, सॉरी यार नहीं कर सकता। 200, 300, 400, पार्टी के एंड तक 500, बॉस इससे ज़्यादा हम एक जन को नहीं दे सकते। ठीक है, $500 मिलियन कर लेते हैं, क्योंकि ये पैसे इसी तरीके से दूसरे लोगों को घुमाता था। अब गाड़ी कहाँ पे टिकी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। अभी तक लोग इनके साथ क्यों टिकते हैं, क्योंकि कुछ भी मार्केट में हो जाए ये बंदा तो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फिर आ गया ना 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस। अब लेमन ब्रदर क्राइसिस जैसा क्राइसिस आज तक नहीं आया, नहीं देखा हमने। और उस समय पे क्या हो गया कि हर जगह बाकी फंड हाउसेस में रिडम्पशन हो रहे थे क्योंकि नुकसान हो रहा था, लेकिन ये अकेला बंदा था जो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है हमेशा से। ये बंदा 24% पॉजिटिव है। पर यही इसका सबसे बड़ा श्राप बन गया। क्लाइंट्स में फैल गई कि भाई बाकी जगहों पे पैसे अटके रहने देते हैं क्योंकि नुकसान में है, निकालने का फायदा नहीं है, लेकिन जो बंदे फायदे में है उसको तो निकाल लेते हैं, और रिडम्पशन पे रिडम्पशन आने लग गए। अब एक्चुअल में तो इनके पास उतने पैसे हैं नहीं जितना मार्केट को लग रहा है, क्योंकि ये तो अपने अय्याशी में उड़ा चुके हैं। और बाकी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर चल रहा है। अब रिडेम्पशन बढ़ रहे हैं और इनको समझ में आ गया कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। तो एक दोपहर को अपने बच्चों को और बीवी को बुलाते हैं मेरी लाइब्रेरी में, वो घर में नीचे, और वहाँ पे बोलते हैं आज तक पिछले 60 साल से मैं सिर्फ स्कैम कर रहा हूँ, हमने शेयर्स में कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ फर्जीवाड़ा किया हुआ है, सिर्फ टोपी पहनाई है, जो भी मेरे को रिस्पेक्ट मिली है, मैं इसका ड्रग एडिक्ट हो गया था, इस चक्कर में एडिक्ट हो गया था। इस फैमिली को भी तब पता लगता है। फैमिली, मम्मी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें, हाउसवाइफ थी, उनको समझ में ही नहीं आया। बच्चे बोले क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो, ऐसा वैसा करके। फिर बच्चे अपने लीगल काउंसलर से मिलते हैं, अटॉर्नी से। वो बोलते हैं कि एक काम करो, अगर ये पकड़े गए, कुछ ट्रेल निकला तो तुम भी जाओगे, उससे पहले तुम ही जाके एफबीआई को बोल दो और सरेंडर करवा दो। बच्चे ने एफबीआई को बोल दिया, पापा को फ़ोन करते, पापा सॉरी बट हम हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम ये नहीं कर सकते। एफबीआई आती है, पापा बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो बच्चों के उसमें, और उनको अरेस्ट किया जाता है। इतिहास में उनकी क्रुएलिटी के लिए इतनी बड़ी सज़ा दी गई जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। क्या दी थी? उनकी उम्र शायद 65-66 थी। हाँ। और 150 साल तक की उम्र कैद, 150 साल एटलीस्ट आपको कैद में रहना पड़ेगा। आई थिंक सो उनकी डेथ हुई है इसी साल या 1 आध साल पहले हुई है। अच्छा। बर्नी मैडॉफ की, और ये सज़ा दी गई, बट उसका रिपरकशन उनके बच्चों को झेलना पड़ा। जिस इंसान ने सबसे बड़ा स्कैम किया उसके दोनों बच्चों को, एक को कैंसर हो गया और दूसरा बंदे को इतनी नेगेटिविटी और हेट मिली कि उसने सुसाइड कर लिया एक दिन डिप्रेशन में, पापा के फेलियर से। उनकी वाइफ आज फूड डिलीवरी कर रही है। तो ये थे सबसे बड़े जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का स्कैम किया, जिसको एक्सपोज किया मार्को पोलोस ने, जो हिंडनबर्ग को आज लीड करते। 60 लाख करोड़ का स्कैम, सारा का। कोई ऐसा हल्का सा ग्लिम्स इंडिया में तो काफ़ी स्कैम हुए हैं, हर्षद मेहता और इन सारी चीज़ों की तो बात करिए, लेकिन एक स्कैम तो नहीं बोलूँगा कि एक छोटी सी कहानी दिल्ली की है, ठीक है, लोग नाम गेस कर लेंगे कमेंट्स में। तो एक व्यक्ति था, वो ऑप्शंस में बहुत तगड़ी तरीके से उन्होंने पोजीशंस बनाना शुरू की थी, और वो कुछ ब्रोकिंग हाउसेस के लिए भी काम करते थे। ब्रोकिंग हाउसेस के अपने साथ साथ काम करते थे। इनफैक्ट ब्रोकिंग हाउस अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के अकाउंट उनको देते थे। अच्छा। और उसके बाद क्या होगा कि करीब करीब 2009 के आसपास
8 ही नहीं 9 के आसपास इन्होंने ऑप्शंस में करते करते करीब करीब 800 करोड़ का नुकसान कर दिया। इनके पास टोटल 800 करोड़ थे, बड़े बड़े नेताओं का पैसा था, बड़े बड़े हिस्से थे। माना जाता है कि इनकी कुछ हवेलियाँ थी वो भी बिक गई, सारी चीज़ें चले गई। लोग इतने हो गए थे कि भाई इनका आप सीधे मर्डर ही करते हैं उस हिसाब से। बट अल्टीमेटली उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। अब लोग आई थिंक दिल्ली वाले लोग शायद गेस कर सकेंगे, तो मैं उन पे छोड़ूंगा। तो इस तरह के काफ़ी किस्से होते हैं। शेयर मार्केट में तो अप्स एंड डाउन्स होता ही रहता है। 2008 की अगर बात करें तो 2008 में सबसे ज़्यादा सुसाइड किए गए थे स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा ही भारत में, जब वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आया था। क्योंकि ब्रोकर्स डिफॉल्ट पे आ गए थे, क्लाइंट्स पैसा ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि क्लाइंट्स के पास पैसे ही नहीं बचे थे। तो ये वाली चीज़ हुई। इनफैक्ट इतने काफ़ी सारे लोगों ने सुसाइड किया, काफ़ी सारे लोगों ने अपने आप साथ साथ अपनी फैमिली को भी मार दिया ताकि उनको दुख ना सहना पड़े। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें अक्सर सामने नहीं आती ना, देखिए सारा ग्लोरीफाइड आता है। लेकिन मैं देखो यार सीधी बात कहता हूँ कि सेबी की रिपोर्ट सिंपल से कहती है कि 10 में से 9 ट्रेडर पैसे गंवाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया को मारो गोली, हम लोगों को मारो गोली, और नॉट इन लिटरल टर्म्स, हम लोगों को मारो गोली, सोशल मीडिया को मारो गोली, और सारी चीज़ों को मारो गोली। सेबी तो गलत नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो तो देख ही रही है, सबका डीमैट सब कुछ पता है। तब जब वो कह रही है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स नुकसान में ही है, तो आप कैसे मान लेते हो कि जो भी बंदा बोलता है कि भाई नहीं ट्रेडिंग में हमने इतने अरबों बना लिए, हमने करोड़ों बना लिए। आप सोशल मीडिया में जाओ तो हर बंदा तो इतने स्क्रीनशॉट बना दिए कि सिंगापुर की जीडीपी क्रॉस कर दी है। बट स्टिल ना फोर्ब्स में उनका नाम आ रहा है, ना इसमें आ रहा है। फोर्ब्स में अगर कहीं पर आ भी रहा है तो उसमें नीचे लिखा रहता है दिस आर्टिकल डजंट बिलोंग टू अस, दिस इज अ थर्ड पार्टी आर्टिकल। तो मेरा सिंपल सा है कि अगर इतना ज़्यादा है तो रिचेस्ट लिस्ट में तो होना चाहिए। और रिचेस्ट लिस्ट के ट्रेडर्स में केवल एक ही नाम था हमारे देश में, वो थे लेट राकेश झुनझुनवाला जी। अब जैसे आपने इनका नाम लिया ही है, तो जैसे हमने अक्सर जो नाम सुने हैं वो है यही राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, दवानी, यही सब। इनके अलावा कुछ टाइम पहले जाएं या कुछ टाइम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, टाइम क्या उठाना है, किसी और ने भी तो फोड़ा होगा जो नहीं आए इतनी लाइमलाइट में। बेशक वो हर्षद मेहता के टाइम पे हो, उसके बाद का हो, या अभी के प्रेजेंट में हो। यार ऐसे में ना एक रमेश दमानी जी साहब हैं जो लाइमलाइट में तो है हल्के फुल्के, लेकिन एज इन्वेस्टर है। बट बहुत कम लोगों को पता है कि वो भी बहुत स्मार्ट ट्रेडर थे। हर्षद मेहता के टाइम पे उन्होंने 10 लाख रुपए को 100 करोड़ बनाया। अच्छा। रमेश दमानी सर जब अपना पढ़ने गए थे तो वो यूएस गए थे, ठीक है। तो यूएस जब गए थे तो उनके पिताजी ने उनको $10,000 दिए और बोला कि ये $10,000 जो हैं ये तो कुछ भी कर पर केवल स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेगा, जीरो हो गया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और ये उस एरा में गए थे जब वहाँ पर आईटी कंपनीज 80s में बढ़िया चल रही थी, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चलने के बाद, शेयर मार्केट बढ़िया चलने के बाद भी उनके $10,000 उन्होंने पूरे डुबा दिए 3-4 महीने में। हाँ। तब उनको लगा कि मेरे को कुछ सीख के करना पड़ेगा, और जब वो सीख के आए तो उन्होंने खतरनाक तरीके से यहाँ पर पैसा बनाना शुरू किया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे नाम हैं। तो यार एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। 9/11 का अटैक हुआ रहा था जब ट्विन टावर्स पे, जो बिन लादेन ने ये किया था। तो उस समय पे एक ट्रेडर बैठे हुए थे अपने ऑफिस में, और वो बड़े शॉक थे क्योंकि उनका पोर्टफोलियो 200 करोड़ से डाउन था एक ही दिन पे। क्योंकि क्या हो गया था कि अटैक हुआ तो उसके चक्कर में सारे वैल्यू गिरने लग गए। अब ये ट्रेडर जो बैठे हुए थे, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आरजे, आरकेडी, हाँ मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग गेस करेंगे कौन है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि बहुत कम लाइमलाइट में आई है। अच्छा। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट को एटलीस्ट 7-8 साल से फॉलो करते शायद जानते होंगे, वो शायद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए, तो ये बड़े टेंशन में। अब यूजुअली क्या होगा कि अच्छा 200 करोड़ डाउन है, इन्होंने कुछ बेचा नहीं है अभी, ठीक है। अब यूजुअली ऐसे समय में क्या होगा कि लोग बड़ा टेंशन में रहेंगे, या तो फिर वो लॉसेस बुक कर लेंगे, या तो जो भी होगा। ये व्यक्ति बुक नहीं करता, ये तो और उल्टा करते हैं। क्या? ये क्या करते हैं, अगले दिन खुलते हैं लेवरेज पे, लेवरेज मतलब बोरोड फंड होता है, 4x 5x लेवरेज पे, वो और 400 करोड़ का माल उठा लेते हैं खुद इतने लॉस होने के बाद। वो और उठा लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एवरेज भी मिल गया। और इस बार ये डेरिवेटिव्स में उठाते हैं, जिसको आपको 1-2 महीने में आपको किसी भी तरह क्लोज करना ही है। थैंकफुली मार्केट रिवर्सेस, और वो जो लॉस था, लॉस तो रिकवर हुआ। उसके बाद उनने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रॉफिट भी बनाया। जीवन का प्रॉफिट भी तभी बना, सबसे बड़ा प्रॉफिट भी बना। एक दिन पहले आप जीवन के सबसे बड़े नुकसान पे बैठे हो, और ठीक एक हफ्ते बाद आप जीवन के सबसे बड़े प्रॉफिट पे बैठे हो। तो उनसे एक बार पूछा गया कि भाई तुमको कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया
इधर तो सबकी हालत टाइट थी, सब ये सोच रहे थे कि नुकसान को तो हमने बांध लिया, बहुतों ने तो बांध ही लिया था, अब क्या करा जाए ऐसा करके, ये क्या। टू बी ऑनेस्ट मैंने रिस्क तो लिया, लेकिन मैंने अपने आंकड़े गणित बिठाए कि भाई ये इतना बड़ा इवेंट हुआ है, व्यवस्था उस दिन तो ज़रूर हिली है, बट क्या परमानेंटली हिल जाएगी? क्या जो चीज़ वहाँ पर हुई उसके चक्कर में हमारी कंपनियाँ बंद हो जाएंगी? तो नहीं होंगी। और मैंने इसको एस्टिमेट करके देखा कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी जो अचानक से एक ही दिन में मच गई है, क्या ये इतने सस्टेनेबल रहेगी? और क्या अगर मैं वो 200 करोड़ का नुकसान काटूंगा तो क्या मैं उसको बहुत जल्दी रिकवर कर भी पाऊंगा? और डूब इतना गया था मैं, इतना ज़्यादा था, तो उन्होंने वो रिस्क लिया, वहाँ से रिकवर किया और उसको होल्ड रखा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 200 करोड़ का नेगेटिव से वो नेट पे आगे तो निकल जाते, नहीं, उन्होंने होल्ड किया बाउंस पे और अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रेडर्स के एट्रीब्यूट होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हम आगे भी कुछ एपिसोड्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सक्सेसफुल भी काफ़ी रहे हैं, बहुत है। मतलब उस टाइम का सीन था क्या, मतलब कैसे प्रॉफिट बना रहे थे, कैसे ट्रेडर थे? आज तो देखो लाइमलाइट में, आज तो सब यार देखो जितने भी जो लाइमलाइट में है वो लोग पैसे नहीं बना रहे, मैं तो जिन्हें हम देखते हैं अक्सर टीवी वगैरह पे, हाँ मैक्सिमम लोग नहीं बनाते हैं, ये सच्चाई है, एंड इट इज़ ओके, कम्प्लीटली फाइन, ठीक है, सबको जरूरी भी नहीं है। बट यार उस समय पे तो ऐसे ऐसे लोग रहते थे, मतलब एक सिंपल सा आदमी आएगा, नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन के आएगा, उसके जेब में एक नॉर्मल सा फ़ोन होगा, QWERTY वाला जो अच्छा कीपैड वाला वो वाला फ़ोन होगा, वो वहीं से बात कर रहा है कि भैया देखो यार 500 करोड़ का मेरा ये सौदा है, ये वाला कर दो, 400 करोड़ का ये सौदा काट दो। अब जान के हैरान हो कि मुंबई के लोकल में इस तरह के लोग घूमते हैं और पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपके आसपास किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, और करोड़ों की बातें कर रहे हैं। इनकी दुनिया अलग ही चलती है। देखो जो सीरियस वेल्थ होता है ना, वो कभी भी फ्लैशी नहीं होता, जो सीरियस वेल्थ होता है वो हमेशा सीक्रेट होता है। इसी बात पे जो नवल रविकांत भी कहते हैं ना कि आपको रिच और एनोनिमस होना चाहिए, दैट इज़ बेटर देन बीइंग रिच एंड लाउड, क्योंकि रिच और एनोनिमस रहोगे तो आप शांति से रहोगे और अपने जीवन के फुल मज़े करोगे, ये दैट इज़ द रियल क्रक्स। तो इस तरह से काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं, बट हाँ अगेन लेट्स फेस इट कि सेबी की रिपोर्ट भी जो कहती है वो भी सही है, तो आम जनता को सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। इसी बीच गुजराती, आपने ऐसे बड़ा बोला कि गुजराती बिजनेसमैन क्या रहे, मतलब आज तक क्यों हम देखते हैं कि ये फ्लरिश कोई हो रहा है? वैसे तो इतना स्टीरियोटाइप होता नहीं है, इतना हम कहते नहीं कि इस जाति से उस जाति से, बट फिर भी एक रीजन वाइज देखें ना, तो अगर हम गुजराती बिजनेसमैन कभी देखें ना, फॉरेन में उनका रोल देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, यार देखो गुजरातीज का ना एक बहुत बड़ा चीज़ है, हाँ, गुजरातीज बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव है, नॉट कॉम्पिटिटिव, दे आर कोलैबोरेटिव। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे एक अवार्ड के लिए, यंग लीडर अवार्ड के लिए बुलाया गया था गांधीनगर, आज से 2016 की बात कर रहा हूँ, 16-17 की। तो मुझे आज भी वो किस्सा याद है, मैं उसके बाद आपको और डिटेल बताता हूँ। तो 2016 में जब उस अवार्ड के लिए मेरे को बुलाया गया था, तो मैं एक आश्रम में रुका था उस समय पे। बाहर निकला तो मैं खाने के लिए निकला था, सुबह नाश्ते के लिए। अब एक रेस्टोरेंट इधर है और जस्ट उसके नेक्स्ट क्लोज एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और दोनों बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। हाँ। अब मैंने देखा कि एक रेस्टोरेंट का ना आलू खत्म हो गया, हाँ, ठीक है, और मैं क्या देख रहा हूँ, दूसरा रेस्टोरेंट वाले को जैसे इसने बोला कि भाई आलू खत्म हो गया, वो एक बोरा आलू का इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन होके भी ये होता है कोलैबोरेशन। हाँ। ये लोग साथ में एक दूसरे को उठाते हैं। हाँ। यही चीज आप मोस्ट ऑफ अदर्स को देख लीजिए, मैक्सिमम इंडियंस एक दूसरे को खींचते हैं। वो दूसरा कोई बंदा होता ना, अरे इसके आलू खत्म हो गए, आज अपने ज्यादा समोसे बिकेंगे, आज कचौड़ियां हमारी ज्यादा बिकेंगी। तो पहली चीज़ है, गुजरातीज बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव होते हैं और उनके अंदर ये बहुत रहता है कि हमारा गुजराती भाई भी ऊपर बढ़े, सिर्फ मैं अकेले ना बढ़ूं, पूरे गुजरात बढ़े साथ में। तो ये एक बहुत एनवीनेस कम है इनको पुश करने की। अच्छा, और इसको हम जनरलाइज नहीं करें, देखिए थोड़े बहुत बैड चीज़ें वीट तो सब में रहती है, बट एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, ये हाईएस्ट रिस्क टेकर्स होते हैं, इनके डीएनए में है भाई साहब। अच्छा। इसलिए आप देखोगे सारे रिस्की बिजनेसेस में गुजराती टॉप पे भी रहेंगे और सबसे ज्यादा कांड भी वही करते हैं। कैसे? हाँ। आप ये देखो, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि गुजरातीज और मारवाड़ीज ही पैसा बनाते हैं, ठीक है, ये फैक्ट, हाँ, ये मतलब अनसेड अनऑफिशियल फैक्ट है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा गुजरातीज और मारवाड़ीज बनाते हैं। ऑपरेटर्स भी सबसे ज्यादा गुजरातीज मारवाड़ीज ही होते हैं, और इसमें कोई डिनायल नहीं है। अगर आप जाओगे राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, तो भाई साहब सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स तो वहाँ बसे हुए हैं। ऑफिशियल फिगर्स कुछ और कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वहीं पर मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप बड़े बड़े बिजनेसेस देखिए, हमारे देश के
सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल गुजरातीज देख रहे हैं। हमारे देश के सबसे ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरातीज देख रहे हैं। हमारे देश के इवन बैंकिंग सिस्टम में सारे टॉप लेवल पे गुजरातीज ही जा रहे हैं। अगर आप विदेश भी जाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप विदेश जाते तो सबसे ज़्यादा मोटल्स ओन करते हैं पटेल लोग। ये कैसे पॉसिबल हो? मैं मोटल्स मैं भी सोचता था कि यार उस रीजन में रहने वाले, उस रीजन के बिलियनियर आज भी क्रैक नहीं कर पाए, और ये गुजरातीज ने उनसे ज़्यादा खोल दिए। यार देखो, गुजरातीज मेहनती तो बहुत है, ठीक है। तो गुजरातीज और मारवाड़ीज की एक आदत है, ये लोग ना अपना मिट्टी में हाथ रखेंगे और सोना निकाल लेते हैं। ये क्या करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जब थोड़ा सा इश्यूज हो रहा था आज से बहुत सालों पहले, तो कुछ गुजराती स्पेसिफिकली पटेल्स ये सब चले गए थे यूएस। अच्छा, ठीक है कि भाई ठीक है, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट का कुछ एक हुआ था, तो उस समय पर उनको अलाउ करा गया। अब ये यहाँ पर पहुंचे तो ऑब्वियसली इनके पास पैसा तो था ही नहीं। तो ये लोग क्या किए कि यार अब क्या किया जाए, ये क्या किया जाए। तो उस समय पे क्या होता था कि जो मोटल्स का बिजनेस था वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था यूएस में। तो इनने बोला वैसे भी कोई सहारा नहीं दे रहा, तो जो चीज़ काम नहीं कर रही है हम उसी को ले लेते हैं। तो उस समय बैंक्स नीलामी करती थी और नीलामी के लिए भी कोई मोटल लेने नहीं आता था, तो एकदम कोड़ियों के भाव पे दे देती थी। अच्छा, कि भाई बैंक भी सोचती थी वैसे भी रिकवरी भी नहीं हो रही है, पैसे इससे कोई कमा सकता नहीं है, तो ये दे दो, निकल जाए। तो काफ़ी सारे जो गुजराती हमारे भाई बहन आए थे वहाँ पे, वो सब पटेल्स लोग सब उसको पहले लेने लग गए। वो बोले वैसे भी कुछ नहीं है, मतलब आप मान के चल लो आज के कंटेक्स्ट पे, मान लो एक होटल जिसका दाम 10 करोड़ है, अगर वो मुझे 1 लाख में मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी डील्स उठाई उन्होंने। हाँ, क्योंकि वो 10 करोड़ भी बैंक क्यों बेच रहा है? क्योंकि बैंक बोल रहा है कि भाई इससे 1 रुपया नहीं निकल सकता, ना निकल रहा, क्योंकि माहौल वैसा बना हुआ है। अगर मान लो, इसको अपन थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। 2020 का कोविड का समय याद है? सब घर पे बैठे और दुनिया खत्म होने वाली, सबने बोल दिया अब नहीं है। उस समय पे 10 करोड़ का एक इंडस्ट्री है, एक रेस्टोरेंट है जिसमें कोई बंदा आएगा ही नहीं, और उसको आगे नहीं पता कि 2024 में क्या होने वाला है, ठीक है। वो डर के मारे कि भाई मेरा सब खत्म हो जाएगा, जो मिल रहा है भाई दे दे, क्योंकि मेरे घर पे राशन के भी पैसे नहीं है। तो 1 लाख भी देगा तो ले लेगा, क्योंकि बैंक भी बेचने को तैयार नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं बोलूंगा भाई तेरे घर पे राशन भी नहीं है ना, मेरे को 1 लाख में दे देना है तो दे 1 लाख। उस पॉइंट पे हम सारे जनरल पीछे जाएंगे और गुजराती जाएंगे रिस्क लेंगे। बोले क्योंकि उनका डाउन साइड बहुत लिमिटेड हो गया ना, जाएगा तो मेरे 1 लाख ही जाएगा, और कितना ही गिरेगा। तो यहाँ पर काफी सारे गुजराती तो ये भी रिस्क लिए, ऑलरेडी पानी में, इससे ज्यादा और क्या ही पानी में आएंगे, दे दो भाई, कुछ नहीं तो बैंक्रप्सी फाइल कर देंगे। तो इन लोगों ने इस तरह से एक्वायर किया, फिर अपना दिमाग लगाया, मेहनत लगाई, पूरे घर वाले मिलके उस मोटल को थोड़ा अच्छा बना दो। सिंपल सी बात है, शेयरिंग में रूम देना शुरू कर दो, क्योंकि हर होटल वाला उस समय पे एक रूम एक ही जन को दे रहा, हम शेयरिंग में देंगे। कॉट बेसिस बना दो कि भैया एक रूम पे 4 जन रह लो। रेंट और कम कर दो, जो मार्केट रेट चल रहा है उससे और कम कर दो। धीरे धीरे जो पैसा आएगा उसको वापस उसमें री इन्वेस्ट कर लो। तो एक करके इनने धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी सुधरती गई, ये लोग मोटल किंग के एम्पायर बन गए। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि विदेश में अगर आप जाओगे तो हर कम्युनिटी एक तरीके की चीज़ कुछ ना कुछ कर रही है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानीज वहाँ पे ड्राइव करते हैं। यूएस में अगर आप जाओगे तो पाकिस्तानीज यूजुअली ड्राइव करते हैं, और थोड़े बहुत पंजाबीज ड्राइव करते हैं। मोटल्स इन लोगों ने ले लिया है। फिर उसके बाद मोटल्स ले लिया हमारे गुजराती भाइयों ने। फिर उसके बाद अगर आप जाओगे वहाँ पर जो से ये स्टोर्स बोलते हैं ना, जितने क्या स्टोर, डीमार्ट जैसे ये स्टोर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कोरियंस और चाइनीज चलाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना बढ़ गई है, अनसर्ड वे में उधर बढ़ चुकी है सबसे ज़्यादा। इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें बांटी गई। इसलिए यूएस अक्सर परेशान रहते हैं कि डिपेंडेंसी इतनी हो गई ना। आपको क्या लग रहा है ये यूएस इतना जेलस क्यों होता है? क्यों? वो गोलियों वाले आपने किससे सुने होंगे कि ये उड़ा दे रहे हैं, ये उड़ा रहे। दे हैव बिकम सो इनसिक्योर्ड ऑफ साउथ एशियन पीपल, स्पेसिफिकली इंडियंस और चाइनीज से। क्योंकि देखो एक बहुत सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो सब के सब बोलते रहते हैं ना कि भैया यूएस में ये है, यूएस में वो है, यूएस। एक बताता हूँ, इंडिया में जो बंदा सीए बनता है, इंडिया में जो बंदा आईआईटी क्रैक करके आईआईटी से पढ़ता है, इंडिया में जो बंदा आईएम से क्रैक कर लेता है, कितना कंपटीशन आपको भी पता है यार, 140 करोड़ की आबादी अपने इधर, ठीक है, जो करता है इज मच बेटर देन पर्सन ए जो यूएस में सीए करता है। यूएस का सीए बहुत करना इजी आसान है, जो भी वहाँ का फाइनेंस वाला रहता है, कंपेयर टू इंडिया। कंपेयर कर रहा हूँ इंडिया से वर्स। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि इंडिया में जो हमारा वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है, 20 स्कूल्स है, आईएसबी, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, प्रमोशन नहीं कर रहे अपन किसी का। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जीमैट स्कोर जो चाहिए था क्रैक करने के लिए, वो आई थिंक सो 720 था, जब पहले वाले का 720 था। और हार्वर्ड का भी सेम था। तो हम किस लेवल तक का
यहाँ पे स्क्रूटनी होती है, आप समझ रहे हो। कैट में जो बंदा इधर 99 परसेंटाइल रख रहा है ना, वो वहाँ पर जाके अगर वो 60-70% भी रखेगा ना, तो वो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, और यहाँ पर 99 में भी IMABC नहीं मिलेंगे, नहीं मिलती है, यही वाला तो पॉइंट है। तो एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट है। तो वो लोग ना, और एक तो यार देखो सिंपल सी बात है, बी प्राउड, क्योंकि आज यूएस में कुछ भी कह लो, टॉप 20 कंपनीज के सीईओज तो हम इंडियंस ही हैं। हाँ। आप कहीं पे चले जाओ, गूगल चले जाओ, माइक्रोसॉफ्ट चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, एडोबी चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, सब ये कर रहे हैं। तो परेशान तो होंगे ना, सारे बड़े बड़े पोस्ट ये लेके चले जाते हैं। ऊपर से पॉलिटिक्स बचा था, वहां पर भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे ऋषि जी घुस गए। तो अब हर जगह घुसेंगे तो कहीं ना कहीं वो जेलेसी फीलिंग तो आगे भी विजनरी यही है आपकी नजर में कि आगे तो और बेटर हो जाएगा। और एक अगर उन्होंने वहां पर फुल स्टॉप भी लगा दिया ना, स्टिल वी आर गोइंग टू ग्रो सो फास्ट। देखो इसको ऐसा समझिए, 2020 तक क्या होता था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज चाइना में सेट होती थी। वो चाइना में इसलिए सेट होती थी क्योंकि चीप लेबर मिलता था। अब क्या हो गया कि बहुत सारी कंपनीज वहां से खिसकना चाहती थी क्योंकि उनको पॉलिसीज अच्छी नहीं लगती थी, बट एक ना फिक्शन कॉस्ट होता है, तो वो उनको मौका नहीं मिल रहा था। जब कोविड आया तो अब तो भैया मौका भी मिल गया कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ये वाली चीज़ करके। तो बहुत कम लोगों को बताया कि 2018 से ही एफडीए रेगुलेशंस के चक्कर में काफ़ी सारे जेनरिक फार्मा इंडस्ट्रीज चाइना में बंद होने लग गई थी। अच्छा। वो सारी शिफ्ट होनी थी, कहाँ शिफ्ट हो रही है, वो सारी इंडिया में आ रही है। तो जेनरिक फार्मा वाली इंडस्ट्री पूरी इंडिया में आ गई। ठीक है। फिर दूसरी चीज हो गई मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर वो चाइना सबसे, क्योंकि चाइनीज लोगों का काम क्या रहता था, चाइना का माल बनाओ और डंप करो डंप करो डंप करो। तो एंटी डंपिंग इंपोर्ट्स पे ये सारी ड्यूटीज जो लगाने लग गए, प्लस हमारी गवर्नमेंट भी आप देखो ना, ये लोग क्या कर रहे थे, चाइनीज ऐप लेके आते थे, चाइनीज ऐप यहाँ पर डाल देते थे, टिकटॉक ये वो फलाना डिमका सारी चीजें डाल दिया। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इंडिया इसको कभी रोकेगा। फिर एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आए, बोले कि भैया ये सारे चाइनीज ऐप बंद, इनकी हालत टाइट। तो ये क्या हो रहा है कि अब चाइना से बहुत सारी चीजें इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और दूसरा ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि क्या है कि चाइना के बाद अगर कोई दूसरा एरिया जहां पर बाकी इंडस्ट्रीज को आना है वो इंडिया ही होगी, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा चीप लेबर आपको मिल सकता है। इसीलिए 2000 के टाइम पर भी क्या हुआ था, जब .com हो रहा था तो उस समय पे ना एक Y2K क्राइसिस आ गया था। अच्छा। तो बाय द वे आप IT के हैं करेक्ट? नहीं, मैं फाइनेंस। आप फाइनेंस के, ठीक है। हाँ, बट IT कंपनी से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आपको भी बता दो कि आपकी कंपनीज को भी फायदा इसी Y2K के कारण हुआ था। ये सब इंडिया में इसलिए बढ़ी थी, .com वाले बूम से। हाँ, तो इसमें सीन क्या हुआ था, तो Y2K बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो Y2K के समय पे क्या हो गया था कि जितने कंप्यूटर्स बने थे, कंप्यूटर्स और लैपटॉप बने थे, तो बन तो गए थे, अब उसमें सबका जो डेट था उसमें एक नंबर ही रखा हुआ था। उनने ईयर पूरा नहीं लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल 1997 नहीं लिखते थे, वो 97 लिखते थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा ही नहीं था आगे का, तो उन्होंने 1 2 3 4 ऐसा ईयर 0 3 0 4 0 5 ऐसा चलते जा रहा था। और उसके बाद 99 के बाद वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ डबल डिजिट के लिए रखा था उनने, ठीक है, 3 डिजिट नहीं था। तो अगर 99 के बाद जिस दिन 2000 होगा, ये 0 हो गया तो रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट होने के कारण सारी बिलिंग सिस्टम खराब हो जाएगी। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। पता चला रात को आप न्यू ईयर में डीजे पार्टी कर रहे हो, अचानक से 0 हो गया, पूरा सिस्टम अलग ही क्रैश हो गया। आपका बिल होना था 2000 रुपए डिस्क का, 30,000 रुपए मांग लिया। तो इसके कारण हर जगह अब डर बैठने लग गया लोगों के, अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। और हर जगह पूरी दुनिया में कंप्यूटर बांट दिए हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। तब इंडिया की IT कंपनीज बोली कि बॉस, अगर इसको कम समय में, एक ही साल में अगर इसको सॉल्व करना है तो वो सिर्फ हम इंडियंस कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैन पावर भी हमारे पास है। दे धनाधन BPO KPO सारी IT कंपनीज ने ये सब आउटसोर्स करना शुरू किया कि आप इस बग को किल करो। वो Y2K बग था, सारे सिस्टम्स को न्यू ईयर के पहले इन्हें किल किया और इंडिया का झंडा ऐसा, अरे भाई साहब, इंडिया की सारी IT कंपनीज यहाँ उठी। एग्जैक्टली, यहाँ पर मेन हम सब लाइमलाइट पे है, वरना हमको IT पे क्यों कोई पूछेगा। US इज द लीडर, सिलिकॉन वैली तो वहीं पर थी। ये यहाँ पर ग्रो करने लग गया और यहाँ से इंडिया के तो कॉन्ट्रैक्ट्स आने लग गए। तो वो जो सैलरी हाइक्स भी होनी शुरू हुई ना, क्योंकि इंटरनेशनल और प्लस इंटरनेशनल के साथ सीन क्या था कि जो काम वो 10,000 रुपए में बाहर करा पाते वो यहाँ पर 2,000 रुपए में हो जा रहा है। तो ये वाली चीज, और हमारे लिए 2,000 क्यों काम आ रहा था, क्योंकि वही काम हम लोग यहाँ पर 500 रुपए में कर रहे थे। तो हमारे लिए भी बढ़ गया, उनके लिए भी बढ़ गया। तो ये यहाँ से Y2K चला था। तो इस तरह से पूरा वहां पर माहौल बना हुआ था। यहाँ पे उठी हमारी IT, और आज मेरे ख्याल से लीडिंग IT कंपनीज इंडियंस ही हैं। एब्सोल्युटली, लीडिंग CEOs मैं कहूंगा, लीडिंग IT कंपनीज के CEOs इंडियंस है। इंडियन IT कंपनीज आर
रनिंग दैट रेस एंड मोस्ट लाइकली गोइंग एट, लीड कर ही चुकी है, ऑलमोस्ट लीड टॉप कर 5-10 में आ गई है आ चुकी है। और दूसरी चीज आप देखो कि हमारे इधर जब इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, तो मैंने ये आपको बताया ना, चीप लेबर के चक्कर में ही तो सारी, क्यों टेस्ला अपना प्लांट इंडिया में लेके आ रही है, क्यों सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर अपने ऑफिसेस जमा रही हैं, क्यों गुड़गांव में भी आप ऑफिस देख रहे हो इंटरनेशनल कंपनीज का, नोएडा में भी देख रहे हो, सिर्फ सिंपल से यही रीजन है क्योंकि ये पॉलिसीज भी अब ऐसी तरह से आ गई हैं। हम कैसे वो आप देख रहे होगे कि डेवलपमेंट जो इतने स्पीडीली हो रहा है वो इसीलिए ही हो रहा है। तो दिस इज द रीजन व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैव टेकन प्लेस। यंगिस्तान, यंग पॉपुलेशन भी हाँ, आ गया तो है ना? ये तो यंग पॉपुलेशन का तो मैं सीधे बताता हूँ कि इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में ही है। चाइना में क्या होगा, चाइना में ना इन लोगों ने देखा कि भैया पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो उन्होंने कुछ साल पहले लगा दिया वन चाइल्ड पॉलिसी कि भैया एक ही बच्चा, वरना भैया तुम्हारे घर की बैंड बजाएंगे हम लोग। अब वही उनके लिए श्राप बन गया क्योंकि क्या हो गया कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उधर पे बूढ़े जो लोग होंगे, वृद्ध लोग होंगे, वो बढ़ने लग गए और यंग लोग कम होने लग गए, सैचुरेशन आने लग गया। अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी यंग लोग आपके ज्यादा रहते हैं तभी कंजम्पशन सबसे ज्यादा होगा, इनोवेशन सबसे ज्यादा होगा, तभी सबसे ज्यादा चीजें ग्रो करेंगी। चाइना को बहुत समय लग गया लेट समझने में कि भैया हमने गलती कर दी है, गाड़ी उनकी छूट गई। इंडिया ने बोला अरे करो भैया, एक घर में 3 4 5 जितने बच्चे करने कर लो। एजुकेशन अवेयरनेस हो गई तो लोगों ने खुद नहीं महंगाई के साथ 1 या 2 ही रखने शुरू कर दिए, लेकिन अदरवाइज दे धनाधन प्रोडक्शन हाउस चले जा रहा है। अब लोगों ने सोचा कि भैया गलत तो है, तो नो डाउट उसके कुछ रिपरकशंस तो होते ही हैं, बट इसका पॉजिटिव भी हो गया कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। एक इंटेलिजेंट बंदा 10 जन में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 1 लाख में 2 इंटेलिजेंट बंदे तो आराम से आपको निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, इनोवेशन बढ़ गया, इनोवेशन बढ़ने के चक्कर में डेवलपमेंट बढ़ने लग गई। आज एआई की चीजें 10वीं 12वीं के बच्चे भी निकालने लग गए। एआई से हमसे शायद बेटर जानते हैं वो लोग किस तरह से टूल करना चाहते हैं। तो ये वाली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होगी, कंजम्पशन की जो मैंने बात बताई, दैट्स सिंपल सी बात है यार। अगर आप लोगों को आज लैम्बोर्गिनी चलानी है तो 75 साल का बंदा करके लैम्बो उसको मजे नहीं आने वाले। ठीक है, इट इज दोस 25 30 35 एज वाले जो ये चीज चलाएंगे। तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है, प्लस सबसे बढ़िया चीज हो गई है डेटा। डेटा जो चीप हो गया है, सबसे चीप डेटा भारत में ही है एज ऑफ नाउ। अगर आप जानते हो तो यहाँ पर आप 1 GB का डेटा 14 रुपए के हिसाब से एवरेज में आप कंज्यूम कर देते हो। बाकी सारे देशों का एवरेज है 56 रुपीज। ये लीस्ट वाला है। हम 14 रुपीज में कंज्यूम कर रहे हैं 56। तो चीप डेटा के चक्कर में क्या हो गया, इजी एक्सेस हो गया। आज कोई गांव में भी बंदा बैठा, वो हार्वर्ड भी नहीं जा सकता ना, हार्वर्ड के यूट्यूब चैनल पे जाकर वो फ्री में काफी सारा कंटेंट कंज्यूम कर सकता है। तो ये ईज ऑफ डेटा के चक्कर में और इनोवेशन आ गया है। आप वो देख लो राजा जी व्लॉग्स, क्या है वो, हाँ, उन्होंने पूरी शादी पूरी दिखा दी उन्होंने। आज से 2-3 साल पहले कोई सोच नहीं सकता। बड़ा क्रिएटर है आज कितना बड़ा क्रिएटर है। गांव में रह के कोई सोच सकता था 5 साल पहले इतना बड़ा क्रिएटर बन जाएगा। तो ये वाली सारी चीजें जो पॉसिबल हो गई। तो डेटा जो ये चीप हो गया है, इट हैज आल्सो बिकम अ वेरी बून फॉर द एंटायर कंट्री। इसी के चक्कर में तो कंटेंट भी कंज्यूम किया जा रहा है, ये पॉडकास्ट भी उसी के लिए कंज्यूम किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे फेवर में है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आने वाले 15 साल में मैं थोड़ा मतलब मैं कंजर्वेटिव आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है उससे कई जो साल पहले, आने वाले 15 साल में हम एक सुपर पावर बन रहे हैं फॉर श्योर। ऑप्टिमिस्टिक हो तो शायद 10 साल में हो सकता है 5 में भी हो जाए। बट मैं थोड़ा रियलिस्टिक, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि बीच में स्टैग्नेशन फेजेस भी आएंगे, हो सकता है कुछ अटैक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको मान के मैं बोल रहा हूँ 15 साल। ओके। अब जैसे बीच में हमारी ना टाटा वाली बात हुई थी, तो हम ऐसे भी देखते हैं कि टाटा की डिपेंडेंसी अभी ना, मतलब पूरे वर्ल्ड की बहुत डिपेंडेंसी है टाटा पे। किस एंड पे है, मतलब वायर्ड नेटवर्क सुनते हैं, ऐसे चीज़ें सुनते हैं, बाहर की कंपनीज आज जब वो दिवालियाँ होती है तब वो ढूंढती है कि यार इंडिया से टाटा आ जाए, वो हमें टेक ओवर कर ले, वो हमें ले ले। वो मेन क्या हो गया कि ग्लोबली टाटास की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि टाटास ने बहुत बड़े इंसिडेंट्स दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल देखें, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक अगर किसी मनुष्य का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है तो वो कभी भी उसको लेट गो नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर टाटास ने वो भी करके दिखाया है कि अगर वो नहीं सक्सेसफुली लॉन्च होता है तो हम करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ टाटा नैनो की। टाटा नैनो वॉज द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ रतन टाटा जी, कि हर घर में एक कार हो, हर घर में एक कार हो। 1 लाख रुपए बोला, ऑन रोड वो नहीं आ पाया ऑब्वियसली फॉर प्रैक्टिकल रीजन। सिंगूर प्लांट में स्ट्राइक्स भी हुए थे जिसको भी मैनेज किया गया। और जब उनने देखा आग लग रही है और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो डिसीजन लेना दिल से
कि नहीं, मेरे को मेरे शेयर होल्डर्स के बारे में सोचना है, पब्लिक के बारे में सोचना है, लोगों का, मैं इसको वापस टेक बैक करता हूँ। दैट इज़ अ हार्ड डिसीजन, बट वो लोग लिए। क्रेडिबिलिटी की बात करें तो बहुत साल पहले क्या हुआ था टाटास के साथ, जब तो टाटा लोग फाइनेंस में भी एक प्रॉपर पहले भी उतरे थे, ठीक है। अच्छा। तो उस समय में क्या हुआ था कि उन्होंने जिसको सीईओ नियुक्त किया था उस समय पे उस कंपनी के, उन्होंने थोड़ा चिट फंड जैसा काम कर दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, बोले अरे हमने तो आप पे भरोसा किया था, टाटा ग्रुप समझ के ये किया। तो उस बंदे को तो उन लोगों ने अरेस्ट करवाया, जो भी करवाया ये वाली चीज़। इन लोगों ने अपने जेब से हर व्यक्ति को पूरे के पूरे पैसे दिए, अटकाया भी नहीं। बोले देखिए, और उस पर आके बोला कि देखिए हमारा कभी भी इंटेंशन ये करने का नहीं था, किसी व्यक्ति ने ये चीज़ करी, इसमें हमारा वो नहीं है। उन्होंने सारी चीज़ खुद से दी। तो वो जो क्रेडिबिलिटी बनाई उसके बाद, तो वो सारा आज भी, तो ये जो ग्लोबल में भी होता है, क्योंकि आप देख लो ना, सबसे बड़े बड़े एक्विजिशंस नहीं भी टाटाज ने ही लिए हैं। जैगुआर किसने लिया? टाटा ने लिया। स्टारबक्स की जो कॉफी की अब बात करते हैं, वो कौन किसके साथ टाइप किया? टाटा के साथ किया। फिर उसके बाद अगर आप जाओगे, सबसे बड़ा मेटल स्टील में भी जो था टाटा कोरस, तो एल्यूमिनियम, वो भी किसने किया? टाटाज ने। तो सबको पता है कि टाटाज आर द वंस जो क्रेडिबल हैं, जो सबसे बड़े एक्विजिशन करने की हैसियत। देखिए हमारे इसमें टाटास, बिरलास, अंबानीज ही नाम होते थे। अब धीरे धीरे बिरलास चल रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा नाम होता है टाटास और अंबानीज का, है ना। तो ये दो ऐसे नाम है जिनसे सारे इंटरनेशनल लोग कोलैब, और इसीलिए सटली ऑन अ हेल्दी वे कंपटीशन भी चलता रहता है इंटरनेशनल कोलैब्स में। तो ये एक रीज़न रहता है भानु, जिसके चक्कर में टाटास का हमेशा एक नाम रहता है। ये वो वाइड वाला क्या है, अंडरग्राउंड? मतलब टाटा आज मान लो वो ऑपरेशन बंद कर देती है, वर्ल्ड बंद हो जाएगा क्या रियल में? यस, ऐसा कहते हैं कि टाटाज अगर अपना ऑपरेशंस बंद कर दे, या टाटाज ने ना या 360 डिग्री अपने बिजनेसेस को इस तरह से करके रख दिया हुआ है, इस तरह से फैला के रखा हुआ है कि इफ दे एक्चुअली स्टॉप वर्किंग, अ लॉट ऑफ बिजनेसेस विल गेट हैम्पर्ड। आप अगर ऑटोमोबाइल्स में देख लो तो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स में भी कहीं ना कहीं टाटास का नाम आ जाता है। अगर आप देख लोगे आईटी सर्विसेज पे, तो आईटी सर्विसेज का ये हो जाता है। अगर आप देख लोगे इवन टू सम एक्सटेंट स्पेस कंपोनेंट्स में भी, वहां पर भी टाटास का नाम आ जाता है, वहां भी सप्लाई, वहां पर भी है। तो टाटास हर मेजर इंडस्ट्री में घुसे हुए, तो ऑब्वियसली एक फुल स्टॉप उधर लगेगा, बट वो कभी होगा नहीं, तो हमको सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में, हमको इतना भरोसा है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो लीनियज पास करनी है, बेसिकली जो हिरार्की, इसी के लिए तो बिकॉज रतन टाटा जी ने शादी नहीं करी, तो रतन टाटा जी ने शादी नहीं करी, तो टाटास के ऊपर सबसे बड़ा जो अभी आने वाला एक प्रॉब्लम ये है कि एक प्रबल उम्मीदवार मिले जो इस हिरासत को ले सके। क्योंकि आप लेटली जो वीडियोस देखते होंगे, इमोशनल भी होते होंगे कि रतन टाटा जी की एज दिख रही है, बहुत ओल्ड हो रहे हैं, चलने में बहुत स्लो हो गए हैं, तो वो सबको दिख रहा है। और मानव का जो इस धरती पे समय होता है वो एक लिमिटेड ही रहता है। तो वो मेन अब बस चैलेंज ये है, स्पेसिफिकली जो अभी बैकलैश मिला आज से कुछ साल पहले उनको साइरस मिस्त्री के साथ, तो वो और कॉशियस हो गए, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि साइरस ही पूरा संभाल लेंगे, क्योंकि उनके फादर के साथ भी अच्छे रिलेशन थे, फादर स्टेक ओन करते हैं टाटा कंपनीज में, तो इनको लगा था कि ये होगा, बट वो काम नहीं किया। तो अब बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ ये चीज़ चल रही है। तो बस वही है कि अगला अगर उम्मीदवार, क्योंकि क्या होता है भानु, एक बिजनेसेस में ये देखा गया है कि यूजुअली अगर बिजनेसेस जब थर्ड फोर्थ जनरेशन तक पहुंचती हैं तो उनका पतन शुरू हो जाता है। अक्सर कहते हैं कि हाँ, एक जनरेशन करती है, बढ़ाती फिर गिराती है। तो बस वो वाली चीज़ ना हो, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब टाटाज ने इतना वो बना के रखा हुआ है, तो वो गलत डिसीजन एटलीस्ट ऑन द टॉप लेवल नहीं लेंगे, इसलिए वो समय ले रहे हैं। अच्छा, और एक और चांस है कि पॉसिबल है कि एक काफ़ी यंग इंसान भी टाटा को लीड कर सकता है। वो देखे जाते हैं अक्सर टाटा जी के साथ। हाँ, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी शायद वो भी तैयार हो रहे हैं आगे इसको लेने के लिए। ओके। अच्छा अभिषेक भाई, जैसे ये सारी हमने मतलब कवर कर ली कि यार ये सक्सेस स्टोरी ऐसे ऐसे ये बने, ये यहाँ तक बने, कौन किस टाइम पे कैसा था, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, बिजनेसमैन, है ना। जब ये सक्सेस आती है इस जर्नी में, मतलब बंदा कैसे कैसे बदलता है, क्या क्या एटीट्यूड बदलता है, क्या वो उतना हम्बल होता जाता है, क्या वो सब फेक होता है, क्या वो उतना ही रिलेशन वैल्यू करता है जितना हम देखते हैं, या हमें वो भी दिखाया जाता है, क्या कुछ दिन पहले जिसकी कुछ नेगेटिव प्यार हो रही होती है, कुछ टाइम बाद वो इतना बड़ा कुछ कर देता है कि सबको लगता है यार ये तो बड़ा ही फैमिली मैन है, ये तो बड़ा ही आइडियल बच्चा है। क्या ये सारी क्या चलता है, आप प्लीज़ बताओ, और क्या उसके साइड इफेक्ट, कितना नेगेटिव वो हो सकता है? यार तो ये ना, तो बड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया है मानू, जाते जाते भी लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा डीप पूछा है। तो यार देखो, जो आपने सेकंड पार्ट किया है उसको मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ज़रूरी नहीं है वो सारी की सारी सच हो। ओके।
फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट में आपने जो जिक्र किया है, जो शायद लोग गेस कर लेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हुआ था कि आज से 5-6 महीने पहले एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें कि एक वृद्ध इंसान पाँव छू रहा था एक बड़ी पार्टी की। तो उसमें क्या हो गया था, उस चक्कर में काफ़ी नेगेटिव हेट फैल रही थी, और अचानक से जब इस बार मौका मिला तो पूरी कोशिश की गई कि इमेज ऐसी बनाया जाए कि देखिए जानवरों से कितना प्रेम है। जानवरों से तो वैसे उनको पहले से प्रेम था, मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन फिर पूरी तरीके से दिखाया गया कि नेचर कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ पार्ट ऑफ PR। लेकिन ना एक एरिया है जो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि पैसे के चाह में बहुत सारे बिलियनर्स रिश्तों को भूल जाते हैं। उदाहरण देना चाहूँगा हाल फिलहाल के एक एग्जाम्पल पे। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे सेल्फ मेड, जिन्होंने अपनी पूरा एम्पायर को खड़ा किया। उन्होंने ड्रेस, कॉटन ड्रेस, इन सारी इंडस्ट्री में घुसे, रेडीमेड इंडस्ट्रीज पे, सूट्स की इंडस्ट्री में घुसे। उसके बाद उन्होंने और भी मल्टीपल बिजनेसेस चालू किए। उन्होंने कोल का बिजनेस चालू किया, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे गए, मेटल्स, ये सारी चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली बाकी सारे बिजनेसेस इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे थे जितना उनका रेडीमेड बिजनेस दे रहा था। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने बेटे को लेके कहा कि भाई आप आओ, आपको अच्छे से हमने पढ़ाया लिखाया है, आप आके ये वाली चीज़ें संभालो। बेटा आया और बेटा ने प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ाई, वो काम अच्छा किया, वो काम बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट उन्होंने कंपनी को ऑलमोस्ट 12-13 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है। और एक समय पे ये जो शख्स है, जो फादर हैं, वो अंबानी से भी ज़्यादा रईस थे। ये पॉइंट भी आया था जी, अंबानी से भी ज़्यादा रईस थे, अच्छा, वॉकिंग ऑन द प्लैनेट। और फिर क्या होता है कि पिताजी बड़े खुश होते हैं कि चलो ठीक है, अब हमारा बेटा सब संभाल ही रहा है। तो अब एक समय पे बाप को क्या चाहिए कि चलो बेटे के हाथ पे बागडोर संभाली जाए और अपन रिटायरमेंट लिया जाए। तो एक 14 माले की बिल्डिंग बनी होती है, तो उस पर ये डिसाइड करते हैं कि यार एक काम करेंगे, 3 फ्लोर हमारे रहेंगे, मतलब जिस पे पिताजी, उनकी माताजी, एक पे उनके अगर कुछ गेस्ट वेस्ट आए, और एक पे ऐसे ही एक रखा जाएगा। बाकी 5-6 फ्लोर सारे इनके, और नीचे थोड़ा ऑफिशियल, मतलब बाकी टेक्निकली सारे फ्लोर इनके। ठीक है। अब इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, पिताजी के पास आई थिंक सो 32 या 37% शेयर्स रहते हैं। अच्छा, वो सब भी वो अपने बेटे के नाम कर देते हैं। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो जो घर देने का बारी आती है, उस समय पे बेटा उनको वो घर देता ही नहीं है। सिर्फ वो 3 फ्लोर मांगे थे। 3 फ्लोर मांगे थे, 3 फ्लोर छोड़िए, 1 फ्लोर भी नहीं दिया गया। पिताजी का अब कोई नेटवर्थ नहीं है, पिताजी आ गए सड़क पे। मैं बात कर रहा हूँ रेमंड कंपनी के मालिक और उनके बेटे गौतम सिंघानिया जी के। तो गौतम सिंघानिया जी का ये किस्सा बहुत ज़्यादा चला कि इतना ज़्यादा पैसा आने के बावजूद एक व्यक्ति अगर अपने पिताजी को भी अपने घर पे रखने की मोहलत नहीं दे पाया, सड़क पे आ गए उनके पिताजी। और उनके पिताजी ने एक इंटरव्यू में, और इनफैक्ट अपनी खुद की एक किताब लिखी, उसमें कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने भरोसा करके अपने बेटे को सारे के सारे शेयर कर दिया। किसी भी बाप को ये वाली गलती नहीं करनी चाहिए। 12,000 करोड़ का एक मालिक, लेकिन कर्मा कहते हैं ना कि पलट के तो ज़रूर आएगा। हाँ। हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ दिवाली के समय पे, लास्ट दिवाली पे, कि इनकी बीवी को कुछ झगड़ा हुआ होगा तो अंदर घुसने नहीं दिया। तो बहुत चिल्ला चोट हो रही थी। तो चिल्ला चोट होने के चक्कर में, ताकि बीवी को और इनको झगड़ा हो, तो इनकी बीवी अनिल अंबानी जी की वाइफ की अच्छी फ्रेंड थी। तो उन्होंने पुलिस भेजी, इसको एंट्री करवाई। तो बीवी ने डिसाइड कर लिया मैं इनको डाइवोर्स फाइल करूँगी, और डाइवोर्स में एलिमनी में 70% मांग लिया इनकी बीवी ने, 12,000 करोड़ का। अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जैसे रिश्तों को आप बुनोगे घूम फिर के रिश्ते वैसे ही आपके पास आने। तो और प्रॉब्लली नहीं देना ही पड़ेगा, क्योंकि राइट वो भी वही है, अब जैसे भी चलेगा। तो आप देखिए कि गौतम सिंघानिया जी, जिनके पिताजी ने उनको पूरा पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ दिया, 12,000 करोड़ की एम्पायर जब खड़ी हुई, उसके बाद अपने पिताजी को ही भूल गए, घर पे भी नहीं रखा, और पूरा का पूरा सब कुछ अपने पास रख लिया, और पिताजी को भूल गए जिसने पाल पोस के बड़ा किया। तो ये एक बहुत सैड रियलिटी है। हिस्ट्री में भी देखा गया है, काफ़ी सारे बिलियनर्स में, कि रिश्तों को शायद उन्होंने ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी है आफ्टर हैविंग मनी। इसलिए मॉरल एंड में कंक्लूजन करते वक्त मैं ये कहूँगा कि हमें एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। रिश्तों में भी एक बैलेंस बनाइए, पैसों में भी एक बैलेंस बनाइए, लाइफ में भी एक बैलेंस बनाइए। तो आपको क्या लगता है कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस?
तो आपको एक सिंपल सा फैक्ट बता देता हूँ कि मनी अगर बहुत लोगों को लगता है ये आपको हैप्पीनेस दे सकती है, तो इसके ऊपर एक रिसर्च निकली थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की। वो ये कहती है कि $75,000 इन टोटल इज व्हाट अ पर्सन नीड्स टू बी हैप्पी। $75,000 पूरे ग्लोब में किसी को भी हैप्पी रहने के लिए केवल इतना चाहिए। इसके ऊपर इज नॉट गोइंग टू गिव यू मच हैप्पीनेस। इनफैक्ट इसके धीरे धीरे ऊपर जाते जाते आपकी मिजरीज बढ़ती जाती है। सिंपल सी बात है, पैसा एक टूल है आपके लिए खुशी पाने का, बट पैसा खुशी नहीं है, मीडियम ही है वो, बस केवल मीडियम है। ठीक है, थोड़ा गंभीर हो गया है अंत आते आते, पर काफ़ी अच्छा लगा अभिषेक जी। आपको कैसा लगा मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया और आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी कुछ नया सीखने मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड कोशिश करेंगे कि हम एक और पार्ट बहुत जल्द लेके आएँ, और उसकी दिशा क्या होगी वो हमारे व्यूअर्स बताएंगे। बिल्कुल, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जो ऑडियंस है ना, ये काफ़ी कमेंट काफ़ी करती है, तो इनके क्वेरी फीडबैक क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो वो लाइन लगने वाली है, तो मैं सेकंड पार्ट में बस सबके आंसर दूंगा। सबके आंसर दोगे, और फिलहाल कुछ कमेंट्स में एंगेज करना, क्योंकि ये सब वेट करेंगे। बिल्कुल, अगर आपके कमेंट्स आएंगे जिसमें कुछ सवाल होंगे तो मैं ज़रूर एंगेज करूंगा। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन बतलाइए, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। एज सेड, अपने सारे क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं खुद अभिषेक से कह के रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।